पैसिव इनकम इज अ स्कैम। आपकी तो खून निकल जाएगा हर जगह से। एंड्रयू टेट की बात कर रहे थे, प्रेस हो गई थी कि फेसबुक की एक नई अपडेट आई है। मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि कुछ टाइम के बाद फेसबुक में वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी। एजेंसीज वाले डर गए। गैरी वी की इस बात से 1000% मुत्तफिक हूँ कि एक वक्त आएगा हार्वर्ड म्यूजियम बन जाएगा। पेप्सी के पास इतने पैसे नहीं है या टीम इतनी कैपेबल नहीं है कि मार्केटिंग कर सकती। नेगेटिविटी तो निकालना मतलब ये हमारा कौमी फर्ज है। मैं कोई मार्च से नहीं आया हुआ कि मुझे कोई इलाम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। वो आपका तो प्रोडक्ट ही ठीक नहीं था। मैं रैंडमली छापे मारता हूँ। बिजनेस ओनर का काम मार्केटिंग करना नहीं होता। जेफ बेजोस ने सोचा भी नहीं होगा। ये सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं। शिटिएस्ट एवर स्टेटमेंट मार्क, इनको डरना चाहिए। तो शाहरुख खान की एक बहुत बेहतरीन बात है, वर्क लाइफ बैलेंस कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट्स अ प्रॉपर मिथ। सो बैठक की सेकंड एपिसोड के अंदर हम तमाम लोग आज हाज़िर हैं और मेरे पास आज दो गेस्ट हैं। हमने लास्ट टाइम अनाउंस किया था कि जो लोग बैठक में शामिल होना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, उसामा खान के साथ सवाल जवाब करना चाहते हैं, अपनी जनरल चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, वो लोग बैठक का फॉर्म फिल करें। और कुछ लोगों ने फॉर्म फिल किया और ये दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों का डिफरेंट डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड है और तमाम जो रूल्स हैं वो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि नए लोगों को भी रूल्स पता चल जाए और जो लोग हमारे साथ हैं उनको भी रूल्स रिपीट हो जाए। बैठक का कोई फॉर्मेट नहीं है, ये एक कैजुअल डिस्कशन, जिस तरह हम लोग ऑफ रिकॉर्ड कैजुअल डिस्कशन करते हैं हम उसी तरह डिस्कशन करेंगे। चाय, क्योंकि हम लोगों को सबको पीने का बहुत शौक है तो चाय की वो डिस्कशन होगी। इसके अंदर आपके किसी किस्म के भी सवाल हो आप वो सवाल कर सकते हैं। किसी का भी रैंडम बीच में सवाल आ जाए वो सवाल कर सकता है। फ़्लो कहीं भी कोई चेंज करना हो वो भी कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे जितनी लर्निंग हम ले सकें वो कर लें। जो तमाम लोग बाकी बैठक के अंदर शामिल होना चाहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म के अंदर बहुत सारे लोग लाइन के अंदर हैं, लेकिन बाकी तमाम लोग जिनसे फॉर्म मिस हो गए थे या वो फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमारी टीम उनसे रब्ता करके उनको अगली दफ़ा बैठक के अंदर लाने की कोशिश करेगी, डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी। तो कैसे हैं आप लोग? क्या व्हाट मेक्स यू गाइज फील लाइक कि बैठक के अंदर आना चाहिए? पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कौन सा सवाल आप लोगों से शुरू करते हैं ताकि फ़्लो आप लोगों के पास है। तो ये लूँगा। मेरा तो बैकग्राउंड जो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग का है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है उसामा भाई को इस हवाले से। इनकी जो एक कम्युनिटी भी है मार्केटिंग वॉरियर्स की, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करा है। तो एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर हमेशा जो है वो कोशिश होती है कि किसी ऐसे बंदे से जो है वो मिला जाए कि जो मतलब इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पुराने हों, काफ़ी वेल नोन हों, काफ़ी बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया हो। तो मेरी तो इधर बैठक में आने की और उसामा भाई के साथ बैठने की यही वजह थी कि मैं अपनी इस स्किल को थोड़ा और इन्हेंस करूं और काइंड ऑफ अ मेंटोरशिप भी हो जाती, तो इस वजह से थोड़ी सही थी जी। ये लीजिएगा। उसामा भाई को मैं जानती नहीं थी, लेकिन कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं जिसकी वजह से मुझे क्लिक किया, क्योंकि वो एंड्रयू टेट की बात कर रहे थे। और जब मैंने एंड्रयू टेट को मैं देखती रहती थी, मतलब मैं देखती हूँ, लेकिन जिस एंगल से उसामा भाई ने उसको पोर्ट्रे किया था तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे क्लिक किया। वैसे जो कुछ वर्क इन्होंने किया है और जिस एंगल से वर्क कर रहे हैं, वेरी फ्यू पीपल इन कराची, आई हैव नेवर सीन पीपल वर्किंग टूवर्ड्स मतलब दिस माइंडसेट के भाई मार्केटिंग को क्लैरिटी के साथ लेके चलना, मार्केटिंग को उस माइंडसेट के साथ लेके चलना जिसकी ज़रूरत है आज के सोसाइटी में। हर कोई कॉपी कैट पे लगा हुआ है, तो वो उस हवाले से मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी कि यार ये चीज़ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है। तो लुकिंग फॉरवर्ड कि वो क्या मेंटोरशिप हमें प्रोवाइड करते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। थैंक यू सो मच। तो किंजा फिर आप दोबारा सेकंड एपिसोड दोबारा मेरे साथ मेरा ख्याल है वो दोबारा इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है। तो एनी तो मैं आज के, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड मैं पढ़ता रहता हूँ, तो लेटेस्ट ट्रेंड से शुरू करते हैं। फेसबुक की एक नई अपडेट आई है। हाँ। एजेंसीज़ वाले डर गए। हाँ। क्या एजेंसीज़ को डरना चाहिए? क्या उससे परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले लोग, क्योंकि हमारे साथ परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाले मौजूद है, जिस तरह टैक्सेस आ रहे हैं, तो दो सवाल यहाँ से निकल आते हैं। एक, करंट जो हमारे बजट्स के अंदर नई चीज़ें आ रही हैं, टैक्सेस, हाउ डू यू फील लाइक इट विल इफ़ेक्ट ई कॉमर्स? और इसके अलावा जो फेसबुक की नई अपडेट आई है जो रोल आउट होने वाली है और बीटा टेस्टिंग के अंदर है, व्हाट डू यू थिंक? जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि मार्क ज़करबर्ग ने कहा कि कुछ टाइम के बाद फेसबुक में वो चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी कि आपको सिर्फ अपने अकाउंट में बैंक अकाउंट लिंक करना है
और बाकी सब कुछ एआई देखेगी। यानी कैंपेन्स भी एआई एग्जीक्यूट करेगी, क्रिएटिव भी एआई बनाएगी, वीडियो भी एआई बनाएगी, और वो कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज भी वो खुद करेंगे। तो अब सवाल ये आ गया कि अब मेरी भी मार्केटिंग एजेंसी है, तो जितनी मार्केटिंग एजेंसी फ्रीलांसर्स हैं वो सारे डर गए कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि उसने डायरेक्टली एक थ्रेट दिया है इनडायरेक्टली, क्योंकि बहुत डायरेक्ट है उसने, क्योंकि अपनी कन्वर्सेशन में बात नहीं की तो इसलिए मैं उसको इनडायरेक्टली बोलता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप ओवरऑल देखें तो डायरेक्ट हिट ऑन मार्केटिंग एजेंसीज, और इट मेक सेंस। फेसबुक चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेंडिंग करें। यानी अगर आप ये देखेंगे, अगर फेसबुक मेरी फेसबुक होती तो मैं भी इसको कुछ इसी तरीके का स्टेप लेता कि अगर एक बिज़नेस है और वो 1 लाख रुपए की स्पेंडिंग करता है और 1 लाख रुपए या 80,000 रुपये 2 लाख रुपए मार्केटिंग एजेंसी को दे देता है, तो वो अल्टीमेटली 3 लाख रुपए का एक्सपेंस कर रहा है, क्योंकि लेकिन फेसबुक को 1 लाख रुपए जा रहा है। हाँ, और वो खुद कर नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ हैं। तो वाई नॉट वो 3 लाख रुपए का जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो सारा फेसबुक पे चला जाए, और डिपेंडेंसी भी ख़त्म हो जाएगी और रिजल्ट्स भी बेहतर आ जाएंगे। तो सारे लोग डर गए, और मुझे नहीं लगता कि वो डरना चाहिए एआई से, क्योंकि एआई अभी उसके फ़ौरन बाद एक और अच्छी बात ये हुई कि एनवीडिया के जो सीईओ हैं उन्होंने एक बात की कि उनसे सवाल किया कि एआई जॉब रिप्लेस कर रहा है, ह्यूमैनिटी डरी हुई है कि हमारी जॉब चली जाएंगी। तो उसने बेहतरीन आंसर दिया मेरे हिसाब से। ओके, उसने कहा है कि जो लोग डरते हैं वो लोग हैं जो एआई इस्तेमाल नहीं करते हैं। एआई जॉब सिर्फ उन्हीं की रहेगी जो एआई इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एआई को इस्तेमाल करने के लिए भी एक बंदा चाहिए। यस। तो अगर आप एआई इस्तेमाल करनी नहीं आती आपको तो क्या होगा, जॉब्स कम नहीं होंगी। यानी अगर जॉब से डायनामिक्स शिफ्ट हो जाएंगे। अगर मेरी कंपनी के अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं और मैं एआई के लेकर आके वो 50 के बजाय 25 कर देता हूँ, तो मेरे पास 25 लोगों का एक्सपेंस ख़त्म हो गया। और वो कौन ख़त्म हो गया, जिसको एआई ने रिप्लेस कर दिया। मेरी टीम के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आ गई, एक्सपेंस कम हो गया। बिजनेस का तकाजा ये होता है कि वो कभी रुकता नहीं, उसको स्केल होना होता है। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट भी यही होता है। तो उसको स्केल करना है, तो अब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है मज़ीद 25 लोग लेकर आना जो एआई को अडेप्टिव समझते हैं कि मैं एआई का आता है उनको करना, और वो एआई अडेप्टिव लोग हैं, एआई लिटरेट लोग हैं। तो उसको स्केलिंग करने में हेल्प की एआई ने, तो मज़ीद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। लेकिन वो लोग रेलेवेंट हो जाएंगे जो एआई को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इससे डर रहा। ChatGPT आया था तब कंटेंट राइटर डर गए थे, कैनवा आया तो डिज़ाइनर डर गए थे। तो इसी तरीके से ये अपडेट्स आई हैं तो लोग डर गए। अब सवाल अगर मैं आपको अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो डरना तो मुझे भी चाहिए, जो मार्केटिंग एजेंसी तो मेरी भी है। लेकिन मैं कोई, आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाकर देखें, कोई मैंने कोई 4-5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी। एक वक्त आएगा कि फेसबुक हर चीज़ ऑटोमेट कर देगी और आप सारे रेलेवेंट हो जाएंगे। वो अगर आप चाहें तो मेरे सोशल मीडिया पेज पे जाएं और वो आपको वीडियो बड़े आराम से मिल जाएगी। मैंने उसके 2-3 साल बाद दोबारा वीडियो बनाई थी, जब पहली बार फेसबुक ने एडवांटेज प्लस कैंपेन की थी कि टारगेटिंग ले लिया आपसे। जहाँ पर आप लोगों को बेचते थे कि टारगेटिंग ही एक्चुअल गेम है, ले ली फेसबुक ने, तो अब आप क्या करेंगे? तो लोगों को समझ में तब आनी शुरू हुई। आज मैं वो बात, हम उस पर जाके बैठ गए जो मुझे पता था कि ये होने वाला। और ये मैं कोई मार से नहीं आया हुआ कि मुझे कोई इलाम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। ये लॉजिक्स हैं कि सारी टेक्नोलॉजी आती ही बिज़नेस को, चीज़ों को, मुश्किलात को आसान करने के लिए। अब जो मैं देख रहा था, जो मेरा पूरा ओवरऑल करियर था मार्केटिंग का, मैं खुद इस पर नोटिस अपने आप को देखता था कि यार मैं अगर कैंपेन एग्जीक्यूटर हूँ, मैं तो कैंपेन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ खाली, तो ये एग्जीक्यूशन तो किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी, उस वक्त तो एआई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन किसी न किसी तरीके से टेक्नोलॉजी इसको ले लेगी। तो मैंने क्या करना है? क्या कैंपेन एग्जीक्यूटर बनना है, या मैंने वो काम करने हैं कि जो बड़े लेवल का काम है, जिसको मुझे सीखना आज से, ताकि मैं अपने आप को मेंटली तैयार कर सकूं कि मैंने बाद में जाके यहाँ पर जाके खड़ा होना। तो मैंने वो काम सीखना शुरू किया। अब एक बहुत लंबा सफ़र है उसमें, लेकिन द मोमेंट मैंने ये सोच लिया था कि आई डोंट वांट टू बी अ कैंपेन एग्जीक्यूटर, आई वांट टू बी मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट, आई वांट टू बी अ मार्केटर। तो उस दिन मैं समझ में आया कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ मार्केटर एंड एन मार्केटिंग एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर्स हैं वो लोग जिनको डरना चाहिए। तो अब आज अगर मार्केटर ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर बात करता है, ह्यूमन इमोशंस के ऊपर बात करता है, हुक्स के ऊपर बात करता है, कल्चरली फिट चीज़ों के ऊपर बात करता है,
कैसे रिप्लेस करेगी यार? कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर मतलब मेरा जो छोटा सा एक्सपीरियंस है, मतलब इन द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, मतलब हम लोग NLP यूज़ करते थे, तो उसके अंदर जितना डाटा हम फीड करेंगे, अब उसके अंदर भी दो हैं, एक है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, वो जहाँ ह्यूमन का डाटा को स्कैन करके किसी आउटपुट में आप डाल रहे हो वो आता है, और एक न्यूरल प्रोसेसिंग है। न्यूरल प्रोसेसिंग के अंदर भी नेचुरल प्रोसेसिंग आ जाता है कि भाई जो डाटा हम लोग टाइप करके दे रहे हैं, क्योंकि उसको डिकोड करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हाँ कोड डिकोड हो रहा है। अब लोग इसमें लोगों के ध्यान में सवाल आ सकता है कि भाई चैट जीपीटी भी तो आपको निकाल के दे देगी। हाँ। बात ये कि प्रॉम्प्ट क्या दोगे? असल में प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स चाहिए। प्रॉम्प्ट देने के लिए दिमाग चाहिए ना, दिमाग चलेगा तुम्हारा कि भाई मैंने ये प्रॉम्प्ट देनी है कि भाई कल्चरली फिट मुझे मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए, और कल्चरली फिट मेरे हिसाब से ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें हो सकती हैं। मेरा बायर पर्सोना फलाना है, ये ब्रांड की लेगेसी 10 साल पुरानी है और इसका बजट ये है, तो ये तो चैट जीपीटी को नहीं नाम हो सकता था, तो ये तो हम ही देंगे। ये वाली जो आपकी बात है ना, इसमें मैं ये बात बोलूँगा कि देखें, जब आपने ASC कैंपेन्स की बात करी, जिसमें हम यूजुअली अब ये देखते हैं कि लोग स्केलिंग की तरफ जब जाते हैं तो ASC लॉन्च करते हैं विच इज़ बैक्ड बाय डेटा। मतलब एक हम फनल क्रिएट करते हैं, इसमें एक क्रिएटिव टेस्टिंग हो रही होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, और फिर हम उसको हॉरिजॉन्टली ASC में यूज़ करते हैं। तो वो ASC भी वही डेटा बेसिकली, अगर आप उसको जो भी बोल रहे हैं कि AI है, ML है, जो भी है डेटा, तो उसके बाद वही आ रहा है जो बेसिकली हमने एक टेस्टिंग फेज में डाला। पिक्सल को हमने शुरू में फीड करा ना कि यार हमारी ये ऑडियंस है। अब ऐसा आपने बोला ना अभी कि फेसबुक की ये अपडेट आई है कि वो सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा, वो तो बात सही है, समझ में आ रही है, लेकिन एक नया बिजनेस ओनर है, उसके लिए मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि उसके लिए वो कैसे ये फिगर आउट करेगा कि यार ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, या क्योंकि एक मार्केटर है जो पहले से काम कर रहा है। जब ASC कैंपेन्स नहीं थी, हम CBO पे स्केल करते थे, तो उस टाइम पे उसको आइडिया कि यार क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब बेसिकली तो वही डेटा है जो AI के अंदर काम कर रहा है और वो ASC में उसको बेसिकली स्केल कर रहे हैं, तो वो वाला पार्ट फिर मिसिंग नहीं होगा आपके ख्याल से? अब देखें, 2 टाइप ऑफ बिजनेस, मैं तो पता नहीं आप अगेन या थोड़ा प्रीवियस चला है मेरे कंटेंट के ऊपर। मैं बोलता था मेरी मार्केटिंग एजेंसी है और मैं ये बात करता था, और मैं अभी भी करता हूँ। मल्टीपल मेरे सेमिनार आप उठा लें, कंटेंट उठा लें, मीटअप्स उठा लें, मैं उस पर बोलता हूँ कि भाई आपको मार्केटिंग एजेंसी हायर करनी चाहिए नहीं, पहले ही आप तो ये ऐप देखें। यानी अगर आपके पास टोटल स्टार्टअप के पैसे ही 4 लाख रुपए हैं, आपको मार्केटिंग एजेंसी चाहिए ही नहीं, तो वो तो बिज़नेस ओनर ही बेवकूफ़ है जो 4 लाख रुपए से बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है और मार्केटिंग एजेंसी को हायर करके कर रहा है, हो ही नहीं सकता। तो उन लोगों को तो मार्केटिंग एजेंसी चाहिए ही नहीं। मार्केटिंग एजेंसी किन को चाहिए? मार्केटिंग एजेंसी आपको क्या लगता है जो J.Dot वाले हैं या कोई ब्रांड हो बड़ा उठा लें, कोई सफ़ायर, सना सफीनास, खाड़ी, आप इनको जाके देंगे तमाम, पेप्सी, इससे बड़ा कोई ब्रांड है? पेप्सी से बड़ा नहीं है ना। तो पेप्सी के पास इतने पैसे नहीं है या टीम इतनी कैपेबल नहीं है कि मार्केटिंग कर सके। None of that. कुछ भी नहीं। Yet they hire marketing agencies. They have their own team and they have their वो काम आउटसोर्स करते हैं बहुत सारा। क्यों करते हैं? क्योंकि भाई एक होती है डेलीगेशन, मुझे आता है लेकिन मुझे नहीं करना। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपके साथ। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सेकेंडरी है। पहली तो है ये है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी का CEO हूँ, मुझे चाय बनानी आती है, लेकिन क्या मैं चाय बनाऊँगा आकर कंपनी के अंदर, या मैं इस काम को डेलीगेट करूँगा? जी। अब ये काम AI भी नहीं कर सकता ना, तो मैं इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि चाय बना के मैं अपना काम चाय वाले की बनाने वाले, ये जो चाय बनाने का काम है इसको डेलीगेट कर दूँगा, लेकिन चाय बनानी आती है मुझे, तो मैं बोलूँ नहीं, चाय भी मैं खुद बनाऊँगा, टीम का काम भी मैं खुद करूँगा, CEO का काम भी मैं खुद करूँगा, तो कंपनी क्यों बनाई है मैंने? तो डेलीगेट तो लाजमी करेंगे आप। तो फिर तो नहीं, फिर तो ये कि ये जो आपने बताई है अपडेट, ये तो फिर मतलब SMEs के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। मैं समझता हूँ कि किसी को भी मार्केटिंग एजेंसी हायर ही तब करनी चाहिए जब उसका बजट इजाज़त देता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये डेलीगेशन, तो सबसे मेरे हिसाब से नंबर 1 चीज़ इज़ डेलीगेशन। डेलीगेशन करनी पड़ती है। बिज़नेस ओनर का काम मार्केटिंग करना नहीं होता। जब तक मेरा अपने स्टार्टअप्स के अंदर मैं खुद मार्केटिंग करता था, मैं बिज़नेस में लैग करता था। ये मेरी सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है मेरे अपने ई-कॉमर्स ब्रांड फेल होने में। ब्रांड बिल्डिंग में भी काम, मैं मार्केटिंग में घुसा हुआ था टोटल। मुझे बाद में ये चीज़ रियलाइज़ हुई, एक होता है आपके दिमाग में चीज़ होती है, लेकिन वो रियलाइजेशन पॉइंट कुछ टाइम के बाद आता है। जब रियलाइजेशन पॉइंट आया कि यार मैं अगर सिर्फ मार्केटिंग में घुसा हूँ, बिजनेस के अंदर मार्केटिंग छोटी सी चीज़ है। मुझे सप्लायर से याद निगोशिएट करना है, मुझे प्रोडक्ट पे काम करना है, मुझे ब्रांडिंग पे काम करना है, मुझे अपनी टीम बनानी है, उसके बाद ब्रांड बिल्ड होगा। तो ये अब मुझे जब मैं इससे निकलूँगा तो मुझे क्या चाहिए? मार्केटर। नहीं, वही डेलीगेशन। तो नंबर 1 चीज़ इज़ डेलीगेशन।
सेकेंडरी चीज़ ये कि डेलीगेशन आप किसको करेंगे, डेलीगेट आप उसको करेंगे जो स्ट्रेटेजी जो आप नहीं करना, यानी आप कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करना चाहते हैं, या आपसे बेहतर कर कोई बंदा करे, दैट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ह्यूमन इमोशंस आ जाएंगे, कल्चरल फिट आ जाएगा, इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं वो आ जाएंगे, ब्रांड की लेगेसी कहाँ खड़ी हुई है, उसके बजट्स क्या हैं, कितना मैंने किसको किस प्लेटफॉर्म पर लगाना है, वॉट एवर, बहुत सारे सवाल। इसको सामने रखते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, तो इनको मैं हायर करूंगा जो अच्छी स्ट्रैटेजी बना के सही एग्जीक्यूट भी करवा सके, स्ट्रैटेजी भी अच्छी बना सके और उसके आउटकम को मॉनिटर भी ठीक तरीके से कर सके। या मैं उन कैंपेन एग्जीक्यूटर्स को दे दूंगा जो मैं खुद एक बटन पे चला सकता हूँ। जी जी। तो डरना उनको चाहिए। ये मतलब इट्स स्टूपिड लॉजिक्स। ये हर दफ़ा यही होता है कि चैट जीपीटी आ जाता है लोग डर जाते हैं, जो कैनवा आ जाता है लोग डर जाते हैं, अब ये फेसबुक की कैंपेन आ रही है तो लोग डरने की ज़रूरत ही नहीं है। डरेंगे वो लोग जिनको पता होगा कि हमने ज़िंदगी में वो काम किए हैं जो जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको अंदाज़ा है इस बात का, उनकी रियलाइजेशन हो गई है बेसिकली। तो लोगों को असल में अपस्किल करना पड़ेगा ना। दूसरा जो आपने टैक्स का सवाल किया, टैक्स के अंदर क्या है, मतलब आज दुनिया के अंदर हर कंट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर अपने चैलेंजेस हैं, तो मैं तो पहले सवाल ये करता हूँ कि भैया क्या आपको पता नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर चैलेंजेस होते हैं? अगर आपको पता था और आपने फिर भी शुरू कर दिया तो फिर आप हार क्यों मान रहे हो? इससे पहले आप आ जाएं कि एड्स के ऊपर टैक्स लगा, कार्ड्स के ऊपर। हाँ 25% लोगों ने बोला ये मार्केट तबाह हो जाएगी, अब तबाह हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, तबाह हो गई। देखो वो तो बाहर हर कंट्री के अंदर, मैं आपको बहुत सारे लोग बता सकता हूँ जो वाइट हैट में भी काम कर रहे हैं आज तक। तो देयर आर वेज टैकल करने, यही जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, ये बिजनेस का पार्ट है। जब आप मार्केटिंग से निकलेंगे, अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आपको चीज़ें डेलीगेट करनी पड़ेंगी, एंड व्हेन यू डेलीगेट मार्केटिंग एजेंसी स्टिल रेलिवेंट रहेंगी, लेकिन वो रेलिवेंट रहेंगी जो ओवरऑल मार्केटिंग पर बात कर रही होंगी, ओवरऑल मार्केटिंग की चीज़ों को देख रही होंगी, नॉट जस्ट एग्जीक्यूशन। तो अडेप्टेबल, अगर कंक्लूड करें तो अडेप्टेबल मार्केटिंग एजेंसी सिर्फ रह जाएंगी। आपको पता और लोगों को है, अपस्किल करना मैंने पड़ेगा। पिछली उसमें भी बैठक में कही थी कि मेरी कंपनी के अंदर एक पॉलिसी है, ये मैंने खुद इम्प्लीमेंट की है और बहुत सख्ती से की है। तो हमारी कंपनी में एक रूल है कि अगर मैं रैंडमली छापे मारता हूँ और मैं बोलता हूँ कि फ़ोन के अंदर अपनी इसी वक्त चैट जीपीटी की एप्लीकेशन दिखाएं, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको इमीडिएट टर्मिनेट कर दूँगा। आप चैट जीपीटी के यूज से बिल्कुल, हम पूरी कंपनी को इनकरेज सेलिब्रेट करते हैं चैट जीपीटी यूज़ करना। इट शुड बी सेलिब्रेटेड कि आप ये, मैं डिज़ाइनर से कहता हूँ कि अगर एक काम तुम एडोब फोटोशॉप पे कर रहे हो और वो काम 5 मिनट के अंदर कैनवा अगर कर सकता है तो कैनवा यूज़ करो। अगर एडोब प्रीमियर प्रो पे 1 घंटा लगेगा और कैपकट के ऊपर वो 15 मिनट के अंदर एडिट हो जाएगी तो कैपकट इस्तेमाल करो। एडोब फोटोशॉप को छोड़ो भी नहीं, एडोब प्रीमियर प्रो को भी नहीं छोड़ो, जहाँ लेकिन उसका इस्तेमाल हो वहाँ करो। जहाँ आसान काम मिल गया वो आसानी से होना चाहिए, तो प्रोडक्टिव निकलना चाहिए। अल्टीमेट क्लाइंट को नहीं पता कि आपने प्रीमियर प्रो पे आपने बनाया काम कि कैसे कैपकट पे किया, बनाया। हाँ, उसको तो आउटपुट उसको आउटपुट चाहिए। और दूसरी ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती थी, जैसे कंटेंट तो अब क्रिएट हो रहा है ना चैट जीटीपी पे, तो लोग चैट जीटीपी का कंटेंट देख के ना पिस ऑफ हो जाते हैं कि भाई ये तो कंटेंट वहाँ से बन के आ रहा है, तो अब वो रिलायबिलिटी नहीं रही या लोग ट्रस्ट नहीं करते कि भाई, मतलब मेरा सवाल ये है कि कंटेंट राइटर्स का क्या स्कोप है इस हवाले से, जब वो कंटेंट क्रिएट करके देते हैं तो ये चैट जीपीटी से मदद ले रहे होते हैं, तो आप इसको कहाँ पे देखते हैं कि उनको कितनी मदद लेनी चाहिए या उनको? देखें, जब भी कोई चेंज आता है ना, आपको चाहे मार्केटिंग की फील्ड हो या कोई और फील्ड हो, तो चेंज होना लोग बड़ी आसानी से वो नहीं वेलकम नहीं करता है। चेंज जब किसी इंडस्ट्री के अंदर आएगा तो वो उसको वेलकम नहीं किया था उस तरीके से। बहुत कम लोग होते हैं जो वेलकम करते हैं, छोटी सी कम्युनिटी होती है जो वेलकम कर रही होती है, उनमें से मैं आता हूँ। तो अगर चेंज अभी रिसेंटली आया तो आप देखें, मैं समझता हूँ अगर आप अब जाके सर्वे कराएंगे तो अब को किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। पहले क्या होता था, क्लाइंट ही जाके ना चेक करता था चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट तो नहीं है, क्योंकि वो ऑफेंड हो जाता था कि यार जब मैं चैट जीपीटी। अब भी ये ट्रेंड मैंने देखा है, लोग जाके चेक करते हैं। हाँ, लेकिन अब कम है, अब कम है। अब उनको प्रॉब्लम ये है कि भाई कि अगर चैट जीपीटी का भी प्रॉम्प्ट है तो क्या वो मेरे ब्रांड से या ठीक लग रहा है, या मैं अगर लैंडिंग पेज लिख रहा हूँ तो वो मेरी बात कम्युनिकेट कर रहा है। क्योंकि अगेन इट्स अ मैटर कि आप एजुकेट कैसे करते हैं। क्लाइंट हैंडलिंग इटसेल्फ एक आर्ट है, ठीक है।
अच्छा क्लाइंट अगर इतना अक्लमंद होता तो आपको काम क्यों देता? तो आपको काम दिया है क्लाइंट, इसका मतलब ये है कि उसको वो आपको बेहतर समझ रहा है। तो अब आपका काम है उसको एजुकेट करना जो चीज़ें उसको नहीं आती। इसको इसमें आप एम्पैथी वाला क्राइटेरिया लगा सकते हैं कि आप एम्पैथी रखते हैं उसके बाद कि यार इसने मुझे काम दिया, इसको नहीं पता था, तो मेरा काम है इसको एजुकेट करना। उसको आप ये बात कहें, उसके बाद अगर वो बेवकूफ़ नहीं होगा, ठीक है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। क्लाइंट से आप ये बोलेंगे भाई फॉर एग्जांपल आप लैंडिंग पेज का आप एक कंटेंट राइटर हैं और आपने लैंडिंग पेज पे एक कंटेंट लिखा चैट जीपीटी से और क्लाइंट ने पकड़ लिया ये तो चैट जीपीटी का है और आपने छुपाया भी नहीं, आपने बोला हाँ चैट जीपीटी कंटेंट, मैंने आपको पैसे दिए कंटेंट तो मैं खुद लिख लेता। तो आपसे सवाल करें कि क्या अगर आप खुद लिख लेते तो आपका मसला है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये जो प्रॉम्प्ट दिए हैं मैंने क्या भी दे सकते हैं, क्या भी दे सकते हैं। दूसरी बात है कि क्या जो आपका कस्टमर लैंडिंग पेज पे आके वो आपसे सवाल करेगा लैंडिंग पेज चैट जीपीटी से लिखा है क्या आपने माइला को दिया था ये टास्क, उसको तो नहीं फर्क पड़ता। अगर उसकी बात उसको समझ में आ रही है वहाँ से प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो मैटर क्या है? मैटर आपका आउटकम है। तो अगर मैं अच्छी प्रॉम्प्ट्स देखे एक उसको और अच्छा उसकी बात भी तो उसकी प्रूफ रीडिंग की होगी ना मैंने, या बस प्रॉम्प्ट डाली और उठा के आपको दे दिया। there are things okay. तो मैंने काम किया, यानी एक बड़ी मशहूर एग्जांपल है, कहावत है कि एक बंदा आता है जहाज़ ख़राब हो जाता है, तो एक बंदा आता है, बहुत दुनिया के बड़े बड़े इंजीनियर्स को बुलाते हैं, वो 1-1 घंटे 2-2 घंटे 15-15 लोगों की टीम लेके आते हैं, उनसे जहाज़ ठीक नहीं होता। तो एक बंदे को बुलाते हैं, वो आता कहता है मैं ठीक कर दूँ, और वो अजीब सी हालत में होता है। वो कहते हैं यार किसी से नहीं हो तो कर दे भाई। वो पूरा जहाज़ का मुआयना करता है और वो एक हथौड़ा मारता है जहाज़ ठीक हो जाता है। तो कहता है यार वैसे दुनिया से नहीं हो तो उससे हो गया, कितने पैसे लेगा? कहता है 1 लाख रुपये। कहता है 1 लाख रुपये हथौड़ा मारने के? कहता है 1 लाख रुपये हथौड़ा मारने के नहीं, सही जगह हथौड़ा मारने के। Exactly. तो सही जगह हथौड़ा मैंने मारा, जहाज़ ठीक कर दिया। तो कहाँ आपने क्या प्रॉम्प्ट देनी है, उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है, उसको दोबारा से प्रॉम्प्ट से के समझाना है, उसको रिफाइन करना है, उसके अंदर ह्यूमनाइजेशन डालनी है। तो ये तमाम चीज़ें मेरा काम है। अब मैं चार्ज जो आपसे कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मैं अपने वक्त का कर रहा हूँ और अपनी एक्सपर्टीज़ के कर रहा हूँ जो आपने मुझे दी थी। साथ साथ That's the best answer, I think. एलिमेंट भी है इसके अंदर। क्या साथ साथ ये चैट जीपीटी का जो यूज़ है उसमें ये कि एक ऑटोमेशन वाला एलिमेंट भी है कि जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैंने कभी ऐड कॉपीज़ लिखनी होती हैं या कुछ करना होता है तो मैंने अपना एक रूल बनाया हुआ है कि मैं अपनी ऐड कॉपीज़ में ज़्यादातर आइडा मॉडल यूज़ करता हूँ। तो मैंने भी अपनी एक कॉन्वर्जेसन पूरी सेटअप की हुई है, काफ़ी अरसा लगाया उस कॉन्वर्जेसन में चैट जीपीटी के साथ, उसको ट्रेन करा कि यार आइडा मॉडल क्या होता है, मेरा ये वाला ब्रांड की टोनैलिटी क्या है, मैं इस ब्रांड में क्या बेच रहा हूँ, क्या नीश है। तो अब वो सब समझ गया है। तो अब वो मेरे लिए काइंड ऑफ एन ऑटोमेशन भी हो गई कि जिसके अंदर मैं बहुत ही कम टाइम के अंदर अपनी मतलब की चीज़ निकाल लेता हूँ। क्योंकि बेसिकली मैंने उसको डेटा किया है, बहुत डेटा उसको फीड किया है, समझाया है कि भाई साहब ये है ये है ये है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप बिल्कुल एक नई चीज़ स्टार्ट करें तो चैट जीपीटी भी पहली बारी में वो चीज़ नहीं निकाल के देगा। अब आप बताएं ना कि आइडा मॉडल के बगैर आप मार्केटिंग फनल बना के दिखाते हैं मुझे, जी एग्जैक्टली बनेगा ही नहीं। अब जब आपको आइडा मॉडल ही नहीं पता जी, तो पहले उसका क्रक्स ही नहीं पता, उसकी अहमियत ही नहीं अंदाज़ा, उसकी वैल्यू का ही नहीं अंदाज़ा, तो आप प्रॉम्प्ट में कभी भी नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आपको पता है तो पहले तो आप प्रॉम्प्ट में डालेंगे, फिर उसका आउटपुट आएगा, फिर आप देखेंगे अच्छा इसके अंदर वाकई आइडा मॉडल हो भी रहा है इम्प्लीमेंट या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप उसको दोबारा प्रॉम्प्ट देंगे भाई फलाना पैराग्राफ या आपने दिया ये तो अकॉर्डिंग टू द आइडा मॉडल ये तो रेलिवेंट नहीं है, हाँ। या इस ब्रांड से रेलिवेंट नहीं है, या ये कल्चरल फिट नहीं है, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम इस तरह सोचती है। तो आपको करना पड़ेगा, आपका काम आसान हो गया लेकिन अल्टीमेटली आउटपुट बेहतर हुआ है एआई के आने से। और काइंड ऑफ एन एक ऑडिटर भी है नहीं चैट जीपीटी इटसेल्फ के। आप बहुत सारी चीज़ें ऑडिट्स में हम करते हैं, ऐड अकाउंट के ऑडिट्स होते हैं, किसी भी चीज़ के ऑडिट्स होते हैं, लैंडिंग पेज फनल के ऑडिट्स होते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना हेल्प हो जाती है। मतलब मैं तो यूजुअली ये करता हूँ कि कॉन्वर्जेसन डेडिकेटेड कॉन्वर्जेसन होती है, चैट होती है जो उसी रेलिवेंट होती है कि एक काइंड ऑफ एन कॉन्वर्जेसन है जो कि सिर्फ ऑडिट से रिलेटेड है कि ऐड अकाउंट के ऑडिट से उसमें आते हैं। मेरे हिसाब से चैट जीपीटी एक रिसर्च टूल है। एग्जैक्टली, बस वो उसके अंदर आप जितनी बेहतर तरीके से उसको सवाल देंगे उतना उसको आपको जवाब मिलेगा, और उसके बाद भी आपको बहुत 10 चीज़ें उसमें वेट करनी पड़ती हैं। मुझे लगता है उसके अंदर ना हमें प्रॉम्प्ट देने से पहले भी पूरी रिसर्च करनी पड़ती है, तभी हम प्रॉम्प्ट देते हैं, वरना हमारा वो समझेगा ही नहीं माइंडसेट के बेसिकली हमें चाहिए क्या, वरना तो वही वाला सीन होता है आपने बस डाला वो randomly आपको निकाल के कुछ भी देगा कि उठा के कुछ भी दे तुम्हारे आइडा का जवाब तुम्हारे हिसाब से इस हिसाब से, yes। मेरे आइडा का हिसाब मेरे हिसाब से ऐसे ही है। फिर शुरू में जब चैट जीपीटी आया था तो लोगों का प्रॉब्लम ये था कि एक जैसे लफ्ज लोगों को नजर आना शुरू हो गए थे और पता चलना शुरू हो गया था ये लफ्ज लिखा होगा तो चैट जीपीटी का ही होगा ये।
उसमें बहुत सारे कॉमन वर्ड्स और मीम्स बनना शुरू हो गए। तो बात हाँ, वो अब बात ये है कि वो लोगों को कौन से वर्ड्स कैसे टोन के हिसाब से करने हैं, कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जो हम बहुत फ्रीक्वेंट बोलते हैं। अब एक मैं ऐसा लफ्ज़ उठा के लगा दूं जो चैट जीपीटी ने निकाल के तो दे दिया, वो उसने सेंटेंस में फिट भी कर दिया, वो हो ही ना। आप जब थोड़ी सी अपनी थोड़ा सराउंडिंग के अंदर देखेंगे ना, कुछ जो लोग जो आपको लगता है कि यार थोड़े से ये इंटेलेक्ट लेवल लोग हैं, तो मैं आपको एक गारंटी कर सकता हूँ कि एक बंदा भी इनमें से ऐसा नहीं होगा जो एआई के किसी आने से घबराता होगा। ये सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया होता। उनके पास वक्त ही ये होता है कि किसी को आज उसको ताना मार देंगे, आज उसको ताना मार देंगे, चैट जीपीटी लिखा हुआ तूने ये नहीं किया हुआ। भाई मैंने शुरू में हुआ, मैंने अपनी फेसबुक पोस्टिंग्स जो है वो एआई के थ्रू करनी शुरू कर दी। मैंने प्रॉम्प्ट दिया उसको, मैंने समझाया अपनी ऑडियंस को, सारी चीज़ें किया, मैंने एआई को ऊपर डाला, उसने मुझसे बेहतर लिख दिया, तो मैंने उसको पोस्ट कर दिया। तो मल्टीपल टाइम लोग आके चैट जीपीटी कर रहा है, अब मैं कर रहा हूँ चैट जीपीटी, मैं बात क्या बता रहा हूँ और तू मेरा नुक्स निकाल रहा है। तो चैट जीपीटी देखिए नेगेटिविटी तो निकालना मतलब ये हमारा कौमी फ़र्ज़ है। मुझे ये पूछना था कि जो चेंज आ रहा है सोसाइटी में, उसके हवाले से बच्चों की जो ट्रेनिंग है या बच्चों की जो स्कूलिंग है उसमें ये सब कुछ इंक्लूड नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो इसके हवाले से आपका क्या किरदार है या आपका क्या स्टैंड है इस बारे में कि बच्चों की स्कूलिंग में क्या चीज़ें आनी चाहिए करिकुलम में जो अभी चेंज की ज़रूरत है? ये तो बहुत पर्सनल सवाल हो ये गया है। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसमें बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे मेरे जवाब से। मैं गैरी वी की इस बात से 1000% मुत्तफिक हूँ कि एक वक्त आएगा हार्वर्ड म्यूजियम बन जाएगा। ये जो कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम है जी फेल हो चुका है, इसलिए नहीं कि ये अडॉप्ट नहीं कर रहा, अब तो करना शुरू हो गए लोग अडॉप्ट। प्रॉब्लम ये है कि आप एक करिकुलम लिखते हैं और आप उस करिकुलम पढ़ाने के लिए आपको 6 महीने चाहिए, क्योंकि उस 6 महीने पढ़ाने के बगैर आपका बिजनेस मॉडल जो है स्कूल वो सेंस नहीं बनाएगा। और अब चेंज बहुत स्पीड से आ रहा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3D आई और 3D डिज़ाइनर्स, सारे डिज़ाइनर बोला यार 3D आ गया, अब 3D सीखते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी 3D सिखाना शुरू कर दिया, कोर्सेज निकला। अब उसी एआई ने 3D मॉडलिंग को भी एक प्रॉम्प्ट से ख़त्म कर दिया। तो अब जो मैं उस 2 महीने के कोर्स के अंदर इन्वॉल्व हुआ हूँ, अब मैं आगे 4 महीने पढ़ के क्या करूँगा? ठीक, तो वक्त लगेगा, लेकिन जो लोग डिग्रीज कर रहे होते हैं, सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, मैं उनको ये चीज़ समझाता हूँ कि यार तुम कर भी रहो ना, अगर हर किसी का डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होते हैं, तो लेट्स अग्री टू डिसअग्री, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं कोई भी चीज़ तो इट शुड बी एंड मस्ट बी रेलिवेंट कि आपकी फील्ड है। अगर आपको डिग्री करनी ही है तो मार्केटिंग में करो, अगर आप मार्केटर। अगर आपको डिग्री करनी ही है तो आप डिज़ाइन पर डिग्री करो, क्योंकि आप डिज़ाइनर हो। आप ये नहीं कर सकते मैं इंजीनियरिंग, जो मैंने गलती की है, 9th क्लास में गया बायोलॉजी ले ली, इंटर में चला गया, इंजीनियरिंग में चला गया, उसके बाद समझ में आया यार फाइनेंस पढ़ लेता, और कुछ भी नहीं कर रहा मैं वहाँ से अब तक। सेम बहुत सारे बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलता। मेरे पास एक्सपोजर से ज़्यादा पेरेंट्स का मसला है जी, माइंडसेट का। पेरेंट्स तो चाहते हैं वो कागज़ जी, कुछ भी किया हुआ आपने, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। आपने देखो पुराने लोग, अब मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, लेकिन उनका एक माइंडसेट है जिसमें मेरे अब्बा भी आता है, नहीं वैसे तो नहीं आता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मेरे अब्बा ने कभी पढ़ाई के ऊपर इतना नहीं कहा डिग्री चाहिए, अल्लाह का शुक्र है, तो मैं तो इंटर पास हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि असल प्रॉब्लम जो है, मेरी कंपनी में 10 लोग हैं जो नहीं करना चाहते, मैंने नहीं बोला, वो खुद नहीं करना चाहते, क्योंकि वो कहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे इससे लेना देना ही नहीं है। लड़की भी नहीं मिलती भाई। हाँ ये बहुत ज़्यादा उनके जो असल में मैंने एक पूछा कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, फिर अब तुम्हें करना ही नहीं है, तो कहते हैं अब्बा का प्रेशर है, अम्मा का प्रेशर है। अच्छा वो प्रेशर क्या है, उनके एक आध अम्मा अब्बा से मेरी बात भी हुई, तो कहते हैं ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट। और वो किस में ग्रेजुएट हो रहा है, उसके अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है, मेरे बच्चे के अंदर क्या इंप्रूवमेंट है, इररेलेवेंट है उनके लिए। दैट डजंट मैटर। मेरे हिसाब से मैटर करना चाहिए। तो स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, अच्छा स्कूलिंग सिस्टम जो है वो जो बच्चों का है वो तो रहेगा, जो इनिशियल आपकी ग्रोथ होनी है बच्चों की वो तो रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर बच्चे को सोशल होना है, उसके लिए एक बेहतरीन मौका है, एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए एक बेहतरीन मौका है। तो स्कूल्स को चाहिए कि अब करिकुलम के अंदर एआई को लाजमी पढ़ाएं। अगर आप बच्चे को
6th क्लास में बता रहा हूँ दिस इज कंप्यूटर, तो भाई वो पैदा होते ही फ़ोन लेके बैठ चुका है। कंप्यूटर क्या है उसके लिए, ठीक है, और माउस तो कोई सिस्टम ही नहीं है, अब तो लैपटॉप का और वही पुराना करिकुलम आज भी, मतलब आई रिसेंटली और मुझे सबसे ज़्यादा इख्तलाफ जो स्कूल से वो ये कि कागज़ पेंसिल ख़त्म करनी चाहिए। मैंने अपनी बेटी को जब स्कूल डाला, मैंने बहुत रिसर्च करी, मुझे अनफॉर्चुनेटली कराची के अंदर कोई इस तरह का स्कूल नहीं मिला, एक आध मिले थे कि उसमें कोई और प्रॉब्लम्स थी, कि मेरी सबसे पहले कागज़ सफ़ा ना होना चाहिए, पैड पे पढ़ाएं, पैड, क्योंकि आज आपने आखिरी दफ़ा कब याद आएगा आपने लिखा था? मैं तो रोज लिखती हूँ। ओके पेंसिल से, कागज़ पेंसिल से? यस, आई एम ओल्ड स्कूल। मुझे नहीं याद मैंने आखिरी कब लिखा हो। वो जर्नलिंग वाले लोग और कॉपी राइटिंग कंटेंट राइटिंग वाले लोग वैसे ही कोई चीज़ मैं मेरे सामने पेपर पढ़ा हुआ तो लिख के किसी को समझा दिया ये, लेकिन मैं अपनी कोई मेमोरी लिख के या कोई लिख के नहीं कर रहा। हम अक्सर शेर लिख देते हैं, बिलावल पीछे कैमरे के पीछे हम शेर लिखते, आजकल हम शेर लिख रहे हैं शायर निकल, तो मैं शायरी भी जो लिख रहा हूँ वो मैं कंप्यूटर पे लिख रहा हूँ, फ़ोन पे लिख रहा हूँ। क्या अच्छा ये इसको इस तरह, इसके रदीफ़ का स्कोर ख़राब आ रहा है तो इसकी रदीफ़ ठीक कर देते हैं, इसका काफ़िया ठीक कर देते हैं। शायरी लिख रहे हैं, अदबी लिटरेचर, लेकिन हम फ़ोन पे कर रहे हैं। फिर आप डायरेक्ट चैट पे लिख लेना, वो भी ऑडिटर बन जाएगा। अच्छा, तो हम क्योंकि सर्कल एजुकेशन और इसकी बात कर रहे हैं, एक लोगों का एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है हमेशा से कि भाई आप जैसे सर्कल के अंदर बैठते हैं वैसे ही आप बनते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि लोगों को अपने जब अपब्रिंगिंग या अपलिफ्टिंग के अंदर लोग आ रहे होते हैं तो लोगों को सर्कल किस तरह सेलेक्ट करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अभी भाई ने बात की थी मार्केटिंग वॉरियर्स की, तो एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अगर आप 4 मिलियनर्स के अंदर बैठेंगे तो 5 पे आप हो सकते हैं। ये बात ना मुझे पहले बेकार बकवास बात लगती थी, लेकिन वक्त ने समझा दिया कि ये बात बेकार नहीं है, ये ऐसा ही है, क्योंकि जो आपकी गैदरिंग है उसी से आपका माइंडसेट डेवलप होता है, एनवायरनमेंट। इसी चीज़ को सामने रखते हुए आई स्टार्टेड अ कम्युनिटी। ओके, इट्स पेड, क्योंकि मुझे एक्सक्लूसिविटी रखनी है उसके अंदर, सारों को नहीं भरना। तो उस मार्केटिंग कम्युनिटी का फंडामेंटली ही मैंने इस तरह रखा कि आपने लर्निंग्स करनी। सारे मार्केटर्स आएंगे जो पैशन रखते हों, जो पेशेंस रखते हों मार्केटिंग सीखने का, और वो ये तमाम एग्जीक्यूशन नहीं, मार्केटिंग इटसेल्फ एज अ होल करें उसके अंदर। और वो मैं चाह रहा था कि फेसबुक से हट के करूँ मैं, तो मैंने स्कूल का एक प्लेटफॉर्म चूज़ किया है जिसके अंदर वो कम्युनिटी बनाई है, और उसमें बहुत गिने चुने लोग हैं, लेकिन उसके अंदर इतना मज़ा आता है मुझे करने में, उनकी कमेंट्स पढ़ने में, उनको जवाब देने में। लाइव सेशन हम कर रहे होते हैं, बेहतरीन मज़ा आता है। उन्हीं के सवालात को जब आ रहे होते हैं बहुत सारे, अब मैं देखता हूँ कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो उसके ऊपर हमने प्रॉपर वीडियो बना के क्लासरूम में अपलोड कर दी उन्हीं से लेके। तो इतनी हाईली इंगेजिंग मेरी कम्युनिटी के अंदर से लेके मुझे इतनी सारी चीज़ें पता लग रही होती हैं, मुझे अपडेट्स मिल रही होती हैं, मैं अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट देख रहा होता हूँ, तो दूसरा बंदा कितना इम्प्रूवमेंट करेगा। तो ये जो इम्पोर्टेंस की बात की मेरे हिसाब से है ही यही कि इफ़ यू वांट टू बी अ मार्केटर, तो आपको मार्केटर्स के सराउंडिंग गैदरिंग बनानी पड़ेगी, उनके दिमाग समझने पड़ेंगे, क्योंकि आपका दिमाग एक सीलिंग के बाद जाके हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया। अच्छा, आप ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये आपको कैसे पता लगेगा? ये दूसरा मार्केटर बताएगा आपको। तो ये जो गैदरिंग, जो इन्वायरमेंट है ना, वो इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है। दिस इज़ व्हाई आई क्रिएटेड माई कम्युनिटी। पहले मैंने फ्री बनाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों ने फ्री की अहमियत ही नहीं करी। पाकिस्तान में जनरली, मतलब इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, बहुत सारी गोरों की कम्युनिटीज़ हैं, फ्री हैं, पीपल डोंट वांट टू हैव इट। मतलब अभी मैं कल रात को मैं कम्युनिटी के अंदर हूँ, इट्स अ वेरी हाईली पेड कम्युनिटी, नथिंग हेल्ड बैक। नथिंग हेल्ड बैक के अंदर आपको कोई बंदा उनके प्रीमियम ग्रुप के अंदर $1500 दिए बगैर नज़र नहीं आएगा। एंड दैट कम्युनिटी ऑलवेज से कि भाई हम काम भी कम्युनिटी में देते हैं, वो ऐसे डिबेट कर रहे होते हैं जिसके ऊपर डिबेट लोग कर ही नहीं रहे होते, वो अडेप्टेबिलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि गोरों की कम्युनिटी तो हमें गोरों की बात बहुत ज़्यादा समझ आती है, मुझ समेत जैसे मैं शामिल हूँ अभी तक। तो क्योंकि असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये बात कह रहा हूँ, मतलब एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन बात ये है कि हमारा ना जो ट्रस्ट फैक्टर टू द अदर पर्सन है ना, वो बड़ा शेक करता है, क्योंकि हम लोग ना जुगाड़ू लोग हैं, मुझ समेत। अब हम जुगाड़ के अंदर करते हैं, हमने कोई फिक्सर कर दिया, हमने कहा भाई ये तो रूल बन गया,
ये रूल नहीं हो सकता। उस रूल को अगर मैंने देखना है कि मैंने 3 जगह इम्प्लीमेंट किया है, अगर वो ठीक चल रहा है तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये रूल बन सकता। ये वही वाला है कि हम मार्केटिंग के अंदर एक स्ट्रैटेजी लगाते हैं, 3 स्किन केयर ब्रांड पे लगाई, सेम स्ट्रैटेजी चल गए, चौथा आया तो बोला बेहतरीन ये डाटा उठाया, स्ट्रैटेजी लगा, चल गया, फेल। वो आपका तो प्रोडक्ट ही ठीक नहीं था, डिस्कवर ही नहीं किया हमने, तो वो प्रॉब्लम ये। गोरे जब क्या नाम है चीज़ें लिख रहे होते हैं तो उनका कुछ अपब्रिंगिंग, कुछ सर्कल, कुछ ऐसी चीज़ें इन्फ्लुएंस क्रिएट हो गया अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर कि वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ इस तरीके से कर लो, कहते हैं यार वाकई ये चीज़ तो ठीक थी, बाद में पता चलता है वो साथ वाले दोस्त ने बताई थी, नहीं मालिक तुम तो गलत बोल रहे हो। दिस हैपेंड अ लॉट, दिस हैपेंड अ लॉट, ये घूम के मेरे ऊपर आ गई। बट ये उसामा वैसे भी बोलते हैं कि मुझे ना अंग्रेज पैदा होना चाहिए था, मैं गलत पैदा हो गया। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं गोरा नहीं हूँ तो मेरी बात देर में समझ में आती है। ऐसे लोगों को आई एम इन योर ट्राइब कि मुझे लगता है मैं गलत जगह पैदा हो गई। नहीं वो वैसे वो मुझे लगता है ये भी कोई अल्लाह ताला की साइंस है कि कुछ लोगों को ना वो पैदा करता है कि यार थोड़ा मैं अपना हम जैसे लोगों को समझाने के लिए, हम जैसे लोगों को समझाने के लिए कुछ समझाने वाले लोगों के लिए समझदार लोगों को भेज देता। ठीक है, इनडायरेक्टली बेवकूफ बोल दिया आपने तो मालिक, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तो ओके, अच्छा तो फ्रॉम मार्केटिंग थोड़ा लाइफ पे डिस्कशन एंड अच्छा, सब एक मेरा बड़ा पसंदीदा सवाल है, इसके अंदर लोगों के बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव है और वो पर्सपेक्टिव जमा करने का मुझे बड़ा शौक है। वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि सब काम कर रहे होते हैं। ये सवाल ना मैं चाहता हूँ मैं बैठक के अंदर हमेशा करूँ, वर्क लाइफ बैलेंस, क्योंकि एक डायनामिक्स हो सकता है, क्योंकि देखो लर्निंग एक कॉन्टीन्यूस है। हो सकता है कोई बंदा कोई चीज़ गलत कर रहा, हो सकता है कोई बंदा बिल्कुल ठीक कर रहा, तो मोटिवेशन डीमोटिवेशन दोनों तो चीज़ें हैं। हाउ डू यू गाइज, मतलब आप लोग नए गेस्ट हैं मेरे, हाउ डू यू गाइज फील लाइक वर्क लाइफ बैलेंस? जो मर्जी पहले बता दें। इफ़ आई कैन टेक द नेम कोट विशाल लखियानी। बिल्कुल विशाल लखियानी की मैं सारी वीडियोस बहुत शौक से देखती हूँ क्योंकि उसका बहुत डिफरेंट माइंडसेट है। तो उसमें उसने बताया था कि जब तक मैं ये सोचता था कि भाई मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा तो ज़्यादा कमा लूँगा, 7 फिगर बनाना है तो मैं पूरा दिन करूँगा, तो मैं गलत था और मेरी ना सिर्फ वर्क डिग्रेड हो रहा था, मेरी लाइफ, पर्सनल लाइफ भी डिग्रेड हो रही थी। और जब मैंने डिसिप्लिन, वो वर्ड यूज़ करता है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन जब यूज़ किया तो ना सिर्फ मेरा वर्क का मुझे पता चल गया कि मुझे वर्क कितना टाइम देना है, और मुझे पता चल गया कि मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, पर्सनल लाइफ की कितनी इंपॉर्टेंस है और मुझे उसमें कितना वक्त देना है। तो जब मैंने इसको बैलेंस कर लिया तो मुझे पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं लगा और मुझे मेरे पास पैसे अट्रैक्ट होने लगे। उससे पहले मैं पीछे जा रहा था, हालांकि मैं मेहनत बहुत कर रहा था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे तो। वर्क लाइफ बैलेंस का जो स्टेटमेंट है, मैं इसको शिटिएस्ट एवर स्टेटमेंट मानता हूँ। एग्जैक्टली, मेरे हिसाब से वर्क लाइफ बैलेंस कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट्स अ प्रॉपर मिथ, वर्क लाइफ बैलेंस। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं फाद भाई, उनसे मैंने एक दफ़ा एक चीज़ सीखी है, तो वो वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन होती है। एग्जैक्टली, दोनों आपने बात की, समथिंग सिमिलर उसी से ही है। मैं आपको दूसरे पर्सनैलिटी बता सकता हूँ, एलन मस्क। वो कहते हैं मैं हर मिनट काम करता हूँ। एलन मस्क सबसे बिलियनर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है। तो डिबेट है बहुत बड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे की जो फील्ड है ना, मेजॉरिटी ऑफ द फील्ड, एंड स्पेशली इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, तो वर्क लाइफ बैलेंस हो ही नहीं सकता। तो क्या पर्सनल लाइफ सफ़र करेगी? 100%। एंटरप्रेन्योरशिप एक जिम्मेदारी है। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को सिर्फ एक, ये नहीं कि एक कोई करियर पाथ है। मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप मुल्क की इकोनॉमी में पार्ट लेते हैं, आप एक एम्प्लॉयर बनते हैं, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जहाँ एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है, आपका अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बनते हैं। अब फिर आप अपनी एक टीम आती है, उसके साथ बैठते हैं, उसको एम्पावर करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनके मामला डिस्कस करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि कंपनी के अंदर कोई पॉलिटिक्स ना हो रही किसी हिसाब से। कोई एआई आ गया तो कैसे हमने उसको अडॉप्ट करना है, डिसीजन लेने हैं। कोई कंपनी के अंदर क्रंच आ गया तो मैंने किस तरीके से मैंने मामला करने हैं। रात को 2 बजे कोई एक एमरजेंसी आ गई तो मैं एक कॉल करके बोलूँ तू कर ले, मैं नहीं कर रहा, ये लीडरशिप तो नहीं हुई। तो इफ़ यू आर अ लीडर यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट।
और मेरे हिसाब से जो जितना सेक्रीफाइस करता है उतना ही जो है ना उसको मिलता है। मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, तो शाहरुख खान की एक बहुत बेहतरीन बात है, वो कहता है आराम हराम है। अच्छा, मैंने तो हराम नहीं किया। आराम हराम है, तो अगर आपको आराम करना है तो रिग्रेट नहीं करें कि मुझे ये नहीं मिला। सही। तो अगर आपको वो मिलना है, वो चाहिए, तो आपको फिर आराम नहीं करना। वो कहता है खाना कम खाओ, लोग कहते हैं हम तो कमाते खाने के लिए हैं, ठीक है। पंजाब और तो आपको लग रहा है कि मैं आपको समझ नहीं ठीक है, तो आराम नहीं है ज़िंदगी के अंदर। और दूसरा फिर अगर आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए डे वन से। मेरे 2-3 दोस्त हैं जो कि डिग्री कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, तो मैंने उनसे एक दिन ये सवाल किया, मैंने कहा तुम्हारे साथ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? और मैं, क्योंकि हर किसी का आंसर अलग लगता है, बट सिमिलरिटी अगर बनाओ तो तब पैसा बनाना। What do you think entrepreneurship is? मैं बता रहा हूँ, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर लोगों को ये बता दिया जाए ना कि एंटरप्रेन्योरशिप कितनी मुश्किल है और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे ही नहीं। अभी उनको गलत तरीके से एजुकेट किया जाता है, फैसिनेट करके दिखाया जाता है कि ये एंटरप्रेन्योर, उसके बाद लैम्बोर्गिनी होगी, इसके बाद सिविक एक्स होगी, या ऑडी के अंदर आता होगा, इसकी लाइफ लग्जरी होगी, इसको तो किसी को जवाब नहीं देना। एंटरप्रेन्योर को जितना जवाब देना है उतना एक एम्प्लॉय को कभी भी ज़िंदगी में जवाब नहीं देना होता। एम्प्लॉय के ऊपर एक बॉस है और एंटरप्रेन्योर के ऊपर पता नहीं कितने सारे होते हैं जिनको उनको जवाब देना है, और फैमिली को अलग सेक्रीफाइस करने से बचाना है। तो बहुत मुश्किल टास्क है एंटरप्रेन्योर बनना, जिम्मेदारी है। तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस, अगर आप कहते हो मैं वर्क लाइफ बैलेंस करें, तो फिर आप जॉब करें 9 to 5, 9 to 6, लेकिन फिर आप रिग्रेट ना करें। मैंने इकोनॉमिक्स जब मैं पढ़ रहा था ICMA के अंदर, तो उसके अंदर मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पहली दफ़ा। तो उसमें ये था कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं एंड इफ़ यू वांट टू बाय बर्गर फ्रॉम मैकडोनल्ड्स या KFC, तो दोनों का बर्गर 100 रुपये का एग्ज्यूम कर लेते हैं। तो अगर आप मैकडोनल्ड्स का खा रहे हैं तो आप रिग्रेट नहीं कर सकते मैंने KFC नहीं खाया, और KFC खाएंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए मैंने मैकडोनल्ड्स क्यों नहीं खाया। तो क्योंकि एक चीज़ आप लेंगे तो दूसरी सेक्रीफाइस लाजमी होगी। वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो वो ड्रीम लाइफ जो आप चाहते हैं वो शायद सेक्रीफाइस हो जाए, और अगर आपको ड्रीम लाइफ चाहिए तो फिर आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो आप समझते हैं वो नहीं हो सकता। तो यू हैव टू सेक्रीफाइस। समझना चाहिए कि आपको जिम्मेदारी क्या है, और जब लोगों को जिम्मेदारी बताई जाती है लोग उसको उठाने के लिए तैयार ही नहीं होते। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप, वो लोग इसके बाद जब एंटरप्रेन्योर बनेंगे ना तो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर आएंगे। What do you think पाकिस्तान में जेन्युइन एंटरप्रेन्योरशिप क्योंकि मैं आपको पता रिस्पांसिबिलिटी के साथ कौन ले? उनको फैसिनेट करके दिखाया जाता है, उनको लगता है कि बस 2-3 साल के अंदर मैं अपनी 100 की कंपनी बना लूँ, That's the point. और लोग बना भी लेते हैं। फिर प्रॉब्लम ये कंपनी बन गई है, कल्चर का क्या होगा? कल्चर के बगैर कंपनी चला सकते हैं? तो सबसे टॉक्सिक तो लीडर ही होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं 1 मिनट भाई ये काम दे दिया, कल हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अगर एक एम्प्लॉय का, मैं गैरी वी को मैं इतना फॉलो करता हूँ इस बात के ऊपर, मैं उससे कल्चर के मामले में मैं 1% भी मैं उससे डिसएग्रीमेंट नहीं करता। वो कहता है कि अगर एक एम्प्लॉय आपके पास और 1 साल से अच्छा काम कर रहा है एंड सडनली उसने काम करना छोड़ दिया है, तो दुनिया ये बताती है कि अब ये बस यहीं थकता, फारिग हो गया। इसको आप सिस्टम, अगर आप कहते हैं सिस्टम ड्रिवन कंपनी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से सिस्टम ड्रिवन कंपनी में सिर्फ टॉक्सिसिटी आती है। तो सिस्टम ड्रिवन होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर आप ह्यूमन इंडिपेंडेंस लाजमी लगाते हैं। That's a great point of view. क्योंकि अगर आप अगेन 1 साल से अच्छा काम कर रहे हैं, अगले महीने उसमें काम करना बंद कर दो, सिस्टम बता रहा है कि ये बेकार हो गया आपके लिए। लेकिन जब आप ह्यूमन इमोशंस के अंदर डालते हैं, आप कहते हैं भाई तुम 1 साल से बेहतरीन क्या हुआ, और वो बताएगा आपको, ये मैं आपको अपनी कंपनी का बता रहा हूँ, That's great. वो बताएगा कि आपको मेरे अभी रिसेंटली अब्बू का इंतकाल हुआ। Wow. तो अब आप क्या बोलेंगे? अब आप सिस्टम की मानेंगे? तो ये अब फिर तो आप लीडर ना हुए, फिर तो आप सबसे ज़्यादा टॉक्सिक लीडर हुए कंपनी के, टॉक्सिक एम्प्लॉय आप ही हैं। That's human. वो जो ह्यूमन का टच है वो मिसिंग है। लाजमी होना चाहिए। आपको एक एक बंदे के साथ बैठना चाहिए कंपनी के अंदर, कल्चर को समझाने के लिए, उसकी चीज़ सुनने के लिए। वो इतने ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि वो आपके आके डिसीजंस को चैलेंज कर सके। जब इंसान ये करेगा, क्योंकि उसको जिम्मेदारी का एहसास है, जब उसको जिम्मेदारी का एहसास होगा तो वो उस कल्चर को डेवलप करना शुरू करेगा। अगर वो कह रहा है ना वर्क लाइफ बैलेंस मेरे नज़दीक कुछ नहीं होती, लेकिन उसको नज़र आना चाहिए कि जो CEO ही कह रहा है कि वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मिथ, तो वो खुद तो नहीं याशी कर रहा मालदीव पे गया हुआ, या वो कुंड मलिर जाके अपनी फैमिली को लेकर गया हुआ है वीकेंड के ऊपर, और हमें बोला कि वीकेंड के ऊपर काम करना है। अगर टीम वीकेंड के ऊपर आती है और हमको अर्जेंट टास्क में फंस जाते हैं, तो क्या वो बंदा बैठा हुआ मेरे साथ या नहीं बैठा हुआ? वो नहीं बैठा हुआ ना सर। नहीं बैठा हुआ तो वो टॉक्सिक बंदा है।
फिर उसके वर्ड्स और एक्शन में तजाद है, वो मुनाफिक आदमी है, भागो वहाँ। थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये सुनने की ज़रूरत थी। ये तो वाली गलत हुई। तो इसका कंक्लूजन ये है कि इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, नहीं है तो आराम नहीं। आराम नहीं है। तो ठीक है, सही है। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर सब क्लियर हो गया इसका मतलब? बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, तो वर्क लाइफ कितना वक्त है? हमारे पास वक्त प्लीज है वक्त है, वक्त है हमारे पास, तो बेहतरीन बता देना कितनी देर बाद बंद करना। अच्छा, तो वर्क लाइफ बैलेंस से निकला है, तमाम चीज़ों से निकला है। व्हाट डू यू गाइस थिंक, मतलब किस तरह मोल्ड करें बैठक को? आप क्योंकि सब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कोई ऐसी बात जो आप चाहते होंगे डिस्कस की जाए इसके अंदर, कोई चीज़ की जाए? ये लो गंजा को आगे सवाल है। नहीं, हमारे पास ना एक और आने वाली थी जिन्होंने हमें ज्वाइन करना था बैठक में, तो उनका एक सवाल था, बहुत अच्छा था वो, जिस वजह से मैंने उनको सोचा था बुलाऊंगी और मैंने बुलाया था। तो उन्होंने बोला था कि ब्राउन फैमिलीज़ में लड़कियाँ कैसे स्टैंड आउट करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है ये, मतलब हाँ, तो मतलब काफ़ी उनको ये प्रॉब्लम है कि लाइक शादी के मसले, काम के मसले, चीज़ों के, पाकिस्तान में यहाँ पे अभी भी ये चीज़ देखी जाती है। तो ये बहुत रिलेट कर रहा था, तो मैंने सोचा ये सवाल मैं करूँ आपसे खुद को। मेरे हिसाब से अब वो दौर है जिसमें अगर ख़वातीन आगे नहीं बढ़ेंगी तो मसला हो जाएगा। मसला इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो बच्चे अब आने वाले हैं, मैं ये माइंडसेट मेरा अपना मैं बता रहा हूँ जो मैं समझता हूँ, बच्चों की परवरिश माँ करती है। और अगर अम्मा चार दीवारी में बैठी हैं तो वो कभी भी अपने बच्चों की उस तरह परवरिश नहीं कर पाएंगी जिस तरीके से दुनिया अब अलग सोचती है, तो पीछे रह जाएगी। एज अ नेशन यूथ आगे नहीं बढ़ सकती, और जब उनको समझ में आनी है तो वो बहुत देर हो जाएगी। माशरा भी बहुत तेज़ी से माशरा भी तेज़ हो रहा है, अडाप्ट करना। तो बाउंड्रीज को समझना चाहिए मर्दों को भी और ख़वातीनों को भी, कि अगर कोई ख़वातीन घर से बाहर निकल रही है, अब ये पूरे माशरे की भी जिम्मेदारी है। ऐसे ही है कि अगर कोई लड़की निकल के काम करके आ भी रही है तो उसके नज़दीक जो लड़के मर्द काम कर रहे हैं तो वो उसको रिस्पेक्ट दें, ये समझें कि ये हमसे ज़्यादा जो ना प्रॉब्लम से ज़्यादा फेस करके आती होगी, ये माशरे की जिम्मेदारी है। दूसरी, इसमें मर्द और औरत की डिबेट नहीं है, इसमें ये अलग बात है क्योंकि औरतों को ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली फेस करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से तो औरतों को आगे जाना चाहिए, उनको एजुकेशन सबसे आगे बढ़ चढ़ के देना चाहिए। मेरे हिसाब से हाईली ऑर्गेनाइज्ड काम जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली वो करती ख़वातीन है, उनके मर्दों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड वे में काम सिर्फ ख़वातीन कर सकती हैं, बेहतरीन बेस्ट मैनेजर्स। तो और मैनेजर भी मैं अच्छी बन सकती हैं, जैसे मैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो लेकिन जो फैमिलीज़ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक, मुझे ओवरऑल बताता हूँ, अभी हमने एजुकेशन पे बात करी, अभी हमने ब्राउन फैमिली पे बात कर दी, इससे पहले एक और भी बात हुई थी। मुझे लगता है कि वी आर वन जनरेशन अवे, उसके बाद सब कुछ बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएंगी, बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही है। क्योंकि हमें जो चीज़ें नहीं मिली ना, अब हमें अंदाजा होने लग गया है, क्योंकि हम अपना बस लड़के कर रहे हैं काम। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू होगी ना। हाँ। पहले एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन अगर कहीं थी भी तो वो अडेप्टेबिलिटी नहीं थी ना, मतलब वो हमें सबने कहा, हम ज़्यादा हम लाहौर में थे तो हमने डिस्कशन की थी कि भाई हमें तो मुल्क मिला ही ख़राब हो गया। इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि मुल्क हमने ख़राब किया, भाई सिस्टम ही ख़राब था, और ये सिस्टम हमसे पिछली जनरेशन ने ख़राब नहीं किया, उससे भी पिछली जनरेशन ने ख़राब किया, क्योंकि उनको सिस्टम नया मिला था। अब हमें कहते हैं सब ठीक कर दो। बात ये ठीक कैसे करें? बात ये कि देखो, मैं आया दुनिया के अंदर, दुनिया देखना शुरू की, सबने दिखाई, फिर पता चला अच्छा रिश्वत देनी होती है। रिश्वत देना मुझे तो अम्मा ने तो नहीं सिखाई थी, अब्बा ने भी नहीं सिखाई थी, माहौल ने सिखाई थी। मैंने देखा कि काम ऐसे ही होता। फिर मैंने देखा अच्छा कराची जाके पेपर दे देता, पेपर आसानी से पास हो जाएंगे। पंजाब जाके दूंगा मुश्किल हो जाएगी। अच्छा इस्लामाबाद जाके दूंगा और मुश्किल हो जाएगी। अच्छा अगर किसी के साथ अयाशी करनी है तो एक काम करता हूँ, इस्लामाबाद चला जाता हूँ। कहाँ से पता चलनी बात है? माशरे ने बताया, सराउंडिंग ने बताया मुझे। तो बात ये, हमें तो सिस्टम ऑलरेडी ख़राब मिला था। अब
लोग पहले हर चीज़ की फाइन लाइन ड्रॉ करते थे, लोग कहते थे ये चीज़ इस तरीके से मत देखो, तो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अब क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो वो चीज़ें खुली होना शुरू हो गई हैं, तो लोगों के लिए ना नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं चीज़ें। जब नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो एक जनरेशन बाद वो उनके लिए इतनी नॉर्मल हो जाएंगी कि उनके पास सही गलत हमसे बेहतर डिफाइन करने का पैरामीटर शायद मुझे लगता है हम इतने नेगेटिव लोग हैं मुझे ऐसा लगता है हम इतने नेगेटिव लोग हैं कि हम हर चीज़ को पहले नेगेटिवली देखते हैं और हम शदीद डरपोक लोग हैं, नेगेटिव और शदीद डरपोक। अगर गोरे आर्किटेक्ट नहीं बनते तो मेरे नज़दीक दुनिया में कभी भी शीशे की बिल्डिंग नहीं बनती। नहीं बनती। सबसे पहले पता है क्या बोलते हैं, यार ये शीशे की बिल्डिंग में कोई पत्थर मार देगा। हम पहले नेगेटिव सोचते हैं, मारते हैं ना, पाकिस्तान में तो मारते हैं मालिक, मारते हैं। तो और दूसरा बड़े मज़े की दुनिया तकरम के साथ बैठा था, उन्होंने खैर वीडियो बना दी, उसके बाद बड़े मज़े की बात बोल रहे थे, कह रहे थे उसामा पॉडकास्ट में जब रिकॉर्ड हुई उसके बाद मुझे बताया था, अब तो खैर उन्होंने वीडियो भी बना दी इस पर। खैर अमेज़ॉन ने एक स्टोर बनाया, आप लोगों को पता होगा, तो वहाँ पर ह्यूमन नहीं है। आप जाएंगे, जूस निकाला, ऐड टू कार्ट हो गया, और आप बाहर गए तो आपके फ़ोन से NFC टैप हो गया, अमेज़ॉन अकाउंट बना हुआ है, ख़त्म हो गया। अब उसने कहा कि जुनैद भाई ने कहा कि मेरे पास एक कमेंट आया या DM आया गालिबन, तो पाकिस्तानी हो भी तो DM आया कि अगर मैं ऐड टू कार्ट कर दूंगा, उठा लिया जूस तो ऐड टू कार्ट हो गया और रख दिया तो वापस कार्ट से निकल गया। लेकिन अगर मैं उठाता हूँ और जूस को पी के रख देता हूँ तो क्या होगा? ये पाकिस्तानी माइंडसेट। हाँ, उसने बोला जुगाड़ निकाला उसने बोला जूस भी देखा। जेफ बेजोस ने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल ये, मैं अपने दोस्त अली के साथ दुबई के अंदर हम वॉक कर रहे थे, तो उसने कहा कि यार मेरे एक मेंटोर हैं, वो कतर के अंदर होते हैं शायद, तो क्योंकि वो पले बड़े कतर में थे, उनको पाकिस्तान पसंद ही नहीं है, उनके उस्ताद थे, वो मुझे उनकी बात बता रहे थे, कह रहे उनके पास एक पाकिस्तान से उनका दोस्त आए, और ये बिल्डिंग वाली बात कि वो बिल्डिंग देखी बड़ी बड़ी, उसने कहा यार ये इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर इसके ऊपर कोई पत्थर मार दे तो ये टूट जाएगी। तो वो थोड़ी देर परेशान हो गया और थोड़ी देर सन्नाटे में आकर उन्होंने बोला कि इस पर कोई पत्थर मारेगा ये क्यों? उनके दिमाग ने प्रोसेस ही नहीं की है बात, उनको पता ही नहीं है कि ये भी हो सकता है। तो इन्वायरमेंट अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुल्क के अंदर ऐसा हो गया है कि मैं तो कसम खुदा की मैं ढूंढ रहा होता हूँ कि ऐसे बंदे बहुत स्ट्रिक्ट है ना, वहाँ ये जुगाड़ें थोड़ी चलती, हमारे यहाँ तो बस हाँ भाई पुलिस वाले को 100 रुपये तो खत्तर मार कर आ रही हूँ। यार मतलब जुगाड़ चल भी जाए ना तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो मतलब हम ये सोचते हैं अच्छा यार ये ना ऐसे कर सकते हैं, मतलब आप वहाँ बिजली चोरी नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। अब बात ये है कि वहाँ कोई शायद कोई कर रहा हो, वो 1% होगा। हमारे यहाँ बिजली चोरी करने का एक तरीके के ऊपर ना यूट्यूब के ऊपर 500 वीडियोस पड़ी हुई हैं और वो चलती हैं। हमारे यहाँ डकैत ने यूट्यूब चैनल बना लिया था भाई। हाँ बलूच डकैती कैसे करें? हाँ मतलब उन्होंने पूरी अनाउंसमेंट की कि हमने कौन सा आइटम लिया है, क्या लिया है, कैसे हम कोयटा से माल स्मगल करके लेके आते हैं, सब कुछ पड़ा पब्लिकली। और उसके बाद हमारे पास कोई लॉ एंड ऑर्डर ने कोई काम नहीं किया। फिर आउट ऑफ नो वेयर बहुत ज़्यादा वायरल होगी वीडियो, लॉ एंड ऑर्डर एकदम इन्फोर्समेंट के अंदर आ गया, काम हो गया, पेज उड़ गया। अब जब पेज उड़ गया तो अगर 100 लोगों ने भी देखी थी और 5 लोगों का माइंड, 95 लोगों ने एंटरटेनमेंट में देख ली, सामने आ गए, 5 लोगों ने जिन्होंने देख ली या जिनके पास इन्फॉर्मेशन आ गए, और अगर उनमें से एक ने भी इम्प्लीमेंट कर दी। अभी आपने थोड़ी देर पहले इंटरप्रेट की बात की, मुझे उसके ऊपर बड़े नेगेटिव कमेंट्स मिले उसकी वीडियो पे कि क्रिमिनल को कोट कर रहा है, फलाने को कोट कर रहा है। तो मैं तो वही अगेन वाली बात है कि उसने एक बात की, वो एक बेहतरीन बात है, वो रिगार्डलेस उसने ज़िंदगी में क्या भी किया हो, अगर उसने एक बात मुझे उसकी अच्छी लगी तो मैं उसको पॉजिटिवली लेके मैंने बोल दिया। Exactly. मेरे को सगा थोड़ी लगा इंटरप्रेट, मैंने बात कर दी। तो लोग जब हर चीज़ नेगेटिवली देखेंगे, मैं आपको बड़े मज़े की चीज़ बताऊँ, हमारे एक स्कूल कॉलेज में, एक कॉलेज बोल रहा हूँ, ICMA के अंदर एक एक्टिविटी हुई थी, हमारे टीचर ने कराई थी। तो उन्होंने एक सफ़ा दिया, उसमें बीच में ब्लैक डॉट था, तो उन सर ने बोला, और इसके अलावा एक और सफ़ा दिया तो बिल्कुल सफ़ेद था। तो उन्होंने कहा कि ये जो सफ़ा जिसमें ब्लैक डॉट है, आपने लिखना है जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर। और वो सर्कल जो है ना थोड़ा सा मैसी सर्कल था बना हुआ था, तो कोई किसी ने लिखा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मुझे याद नहीं मैंने क्या आंसर दिया था, लेकिन छोटे छोटे किसी ने लिखा कि एक मक्खी जो बैठी, हनी भी लग रहा है कि एक सफ़ेद चीज़ पर जाके बैठ गई। किसी ने लिखा ब्लैक सिंगल, ब्लैक डॉट, फलाना। तो बहुत मेजॉरिटी आंसर्स ने वो ब्लैक डॉट पर फोकस किया होता।
पेपर पे कोई फोकस। तो सर ने कहा कि यार तुम सब ने उस ब्लैक चीज़ पे तो फोकस कर लिया, जो पूरा सब सफ़ेद था वो सफ़ेद था, किसी ने कहा कि इतना बड़ा सफ़ेद पेपर। तो हम कभी कभी ना सिर्फ मक्खी बन जाते हैं, तो सब बेहतरीन चीज़ को छोड़ के गंदगी पे बैठते हैं। अगर हमें मक्खी बनना ही है तो वाई नॉट बी ए शहद की मक्खी, जो बेहतरीन फूल पे जाके बैठती है और उसका रस यानी बेहतरीन Extract बात ले लेती एक्सट्रैक्ट पूरी, कर लेती है हाँ। अपने अंदर। तो मक्खी बनना ही है तो शहद की मक्खी बन जाता है, गंदगी में बैठने वाले के बजाय। तो जब तक ये नेगेटिव माइंडसेट जब तक, और ये बिल्ड अगेन उसी बात पे होगा कि अगर आपका एनवायरनमेंट है, अगर आपके पास लोग हैं इस तरीके के, कोई आपको लोग मिल जाते हैं तो बेहतरीन बात हो जाती है। मेरा सर्कल जो अनलॉक हुआ था, मेरे अगेन वो मेरे उस्ताद हैं, उनको हमेशा कोट करता हूँ, अयाज भाई। अगर अयाज भाई मेरी ज़िंदगी के अंदर नहीं आते तो शायद मैं इस पोजीशन पर आ ही नहीं सकता था। उन्होंने मेरी ज़िंदगी के ऊपर एक सबसे बड़ा एहसान ये किया था कि उन्होंने मुझे नेटवर्क से मिलाया था। वो नेटवर्क दिया था कि जिन लोगों ने मेरा दिमाग खोला अलग अलग तरीके से नेटवर्क से। और ऐसे ही चाय के होटल पर बैठ के रैंडम डिस्कशन चल रही हो, मैंने उनसे सवाल किया, या कभी कभी मैं सवाल भी नहीं कर रहा, एक बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो हाईली इंटेलेक्ट लोग लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं, और मैं बस उनकी बातें सुन रहा हूँ। मैं बोलूँ यार कभी मैंने इस ज़ाविये से तो कभी सोचा ही नहीं, ये तो मुझे किसी ने सिखाया ही नहीं, क्योंकि मैं एक 4 दीवारी में काम कर रहा था। मुझे वही सुनाते थे लोग जो वो ठीक समझते थे, और मेरे लिए भी कुछ टाइम के बाद वही ठीक हो गया था। जब मैं थोड़ा अपना मैंने सर्कल एक्सपेंड किया तो समझ में आया यार शिट, ये तो जितना मैं काम कर रहा हूँ ये तो ना ये रेलेवेंट है, ना ये बातें ठीक थी, ना ये माइंडसेट ठीक था। तो अगर आपको इम्प्रूव करना है तो यू हैव टू सराउंड विद योर सेल्फ विद द राइट पीपल, जो फंडामेंटल्स पे बात करें, बेहतरीन माइंडसेट पे बात करें, ऑनेस्टी के ऊपर वो ऑनेस्ट होने चाहिए। हर इंसान से गलती कर देता है, हर इंसान का, मैं भी 10,000 गलती करता हूँ, लेकिन एटलीस्ट उसके जो काम स्किल के ऊपर है वो उसको ऑनेस्टी से काम कर रहा हूँ। यानी अगर मैं मार्केटिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मेरी ऑनेस्टी का तकाजा है कि मैं मार्केटिंग को ऑनेस्टली पढ़ूँ, समझूँ जाके कि बेसिकली मार्केटिंग है क्या। सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ूँ कि मैंने कैंपेन एग्जीक्यूट करनी हो, 50,000 रुपये मुझे मिल जाना, ये मैं करना शुरू कर दूंगा तो इटसेल्फ मुल्क ख़राब हो जाएगा। और ये होता किस लिए, क्योंकि अगेन वही फैसिनेट करके दिखाया जाता है। एक मार्केट का बहुत पैसा होता है, एक एजेंसी ओनर के पास गाड़ियाँ होती हैं, एक फलाने के पास ये माइंडसेट होगा, एक सीईओ का कोई बड़ा सही लेवल का बंगला होगा, नहीं हो सकता। लेकिन ये तो दिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं कभी दिखाया जाता ना कि इट टुक डेकेड्स टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस वाली बात है कि अगर तो बताएगा कौन? एक एजेंसी ओनर है, उसने एजेंसी ऐसे तो नहीं स्टार्ट करी थी कि 100 क्लाइंट। मेरी अभी पॉडकास्ट हुई है 1 आध महीने पहले, ईद से 1 आध महीने पहले, उसमें उन्होंने पूछा कि हाँ भाई आपने इतनी सक्सेसफुल एजेंसी बना ली, आप लोगों को कैसे बनाएंगे। मैं सबसे पहले आप जाके देखिएगा उसको, अभी 1 महीने पहले ये पॉडकास्ट मैंने उसको बोला है स्टार्टिंग के अंदर सर्विस बेस्ड बिजनेस से भागना चाहिए। दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन बिजनेस मॉडल है और स्केल नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट बिजनेस। इंस्टेड ऑफ दैट क्या ऑप्शन है आपके पास? प्रोडक्ट बिजनेस, कोई प्रोडक्ट बिजनेस, चाहे वो टेक हो, चाहे वो ई कॉमर्स का प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट बिजनेस। मैंने उनसे कहा कि मार्केटिंग एजेंसी या कोई भी सर्विसेज एजेंसी वो बंदा बनाए जो इंसानों के साथ बहुत अच्छा काम कर सके, क्योंकि एजेंसी बिजनेस ह्यूमन डिपेंडेंट बिजनेस है। अगर आप अपनी टीम के साथ नहीं बैठ सकते, कल्चर का आपको कोई वक़्त नहीं है, आप बॉसी माइंडसेट रखते हैं, आप वही वर्क लाइफ बैलेंस पर बात कर बिलीव रखते हैं, तो आपको नई एजेंसी स्टार्ट करनी चाहिए। ये नहीं स्केल हो सकती आपसे, आपकी तो खून निकल जाएगा हर जगह से। तो ये एजेंसी बिजनेस के अंदर नहीं आना चाहिए अगर आप नहीं रखते, क्योंकि बहुत टफेस्ट बिजनेस मॉडल है एजेंसी बिजनेस। अच्छा मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट बहुत मुश्किल है, स्केल बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू स्टार्ट करना, और एजेंसी बिजनेस स्टार्ट सबसे आसान बिजनेस मॉडल है। मतलब कितना टाइम लगेगा मुझे, चले अगर फॉर एग्जांपल आई एम नो बडी, दुनिया मुझे नहीं जानती, और मैं अगेन एक टूल सीखा और आई स्टार्टेड मार्केटिंग एजेंसी, 5,000 के ऐड चलाए, 50, 100, 200 लीड्स आ गई, उनमें से एक बंदा कन्वर्ट हो गया, 20,000 मेरा मार्केटिंग स्पेंड लगा, एक बंदा कन्वर्ट हुआ, उसने मुझे 80,000 रुपये दे दिए, 8,000 प्रॉफिट हो गया, और अभी मेरी पाइपलाइन बनी है, ठीक है, और क्लाइंट्स की उसी लीड्स के अंदर 60,000 प्रॉफिट हो गया मुझे। मैंने कहा यार बेहतरीन, 20 लगा के 60 निकले, तो यार एक काम करता हूँ, मेरी तो अंदर कैपेसिटी 3 लोगों की है, मैं 3 लोग और लेता हूँ। तो उसने उसी क्लाइंट में से निकाल लिया। मैंने कहा 20,000 लगाए थे, 1,80,000 मेरे पास वापस आए, ये तो ग्रेट यार,
और बंदे जोड़ लेता हूँ साथ। जो बंदे जोड़ता है ना फिर उसको पता जाता है कि एजेंसी में कितना ये ट्रैप मुश्किल है और ये आपको घुसना पड़ेगा आपकी ज़िंदगी का वक्त, और कब सूरज उग रहा है, कब रात हो रही है, कब अभी आप लाहौर हैं, कभी आप दुबई हैं, कभी आप इस्लामाबाद हैं, कभी किसी क्लाइंट कॉल पे हैं, कभी आप किसी क्लाइंट कॉल पे हैं, पता ही नहीं लगेगा आपको। एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्ट बिजनेस शुरू में तो कुछ नहीं होना। लेकिन प्रोडक्ट बिजनेस में आपको नहीं लगता है कि बंदा एक जगह पर एक ही नीश में ज़्यादा फोकस हो जाता है? एज अ मार्केटिंग एजेंसी ये तो अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। आप स्किन केयर के साथ भी काम करते हो, आप फुटवेयर के साथ भी काम करते हो, आप एक्सपोजर टू नॉलेज के ऊपर है वो तो, लेकिन नहीं वो तो आप देखो किसी भी और जगह से जाके कोई और कम्युनिटीज़ के अंदर लोगों से मिल बैठ के आपको बहुत सारी इंसाइट्स ऐसे मिल जाती हैं। लेकिन एक फोकस, यानी अगर मैं बोलूँगा यार मैं मार्केटिंग भी सीखूंगा, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी सीखूंगा, वेब डेवलपमेंट, एक भी नहीं सीख पाएंगे आप। तो एक फोकस्ड आदमी बेहतरीन तरीके से, यानी मैं आपको बताऊँ सेंट्स एंड स्टोरीज एग्जाम्पल लेता हूँ। सेंट्स एंड स्टोरीज जो है परफ्यूम बेचती है। साद भाई का पूरा फोकस पॉइंट क्या है? हाउ टू सेल परफ्यूम्स जी। वर्सेस एक बंदे ने जूते का ब्रांड भी चला रहा है, कपड़ों का ब्रांड भी चला रहा है, चलो यार एक काम करते हैं परफ्यूम का ब्रांड भी चला देते हैं, कौन अच्छा चलाएगा? मेरे ख्याल से तो आपकी वाली बात सही है कि वो एक जो फोकस होकर कर रहा है वो कर लेगा, लेकिन मुझे लगता है कि डाइवर्सिटी भी होती है। मतलब लोग आप बात कर रहे हैं सर्विस पे। हाँ, जो सर्विस दे रहे हैं उसके लिए मामला अलग है। प्रोडक्ट बिजनेस में भी आपने ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे कि जैसे मैं आपको मिसाल दूँ J.Dot की, दे स्टार्टेड फ्रॉम फैब्रिक और ये सब, और आज वो लिपस्टिक भी बेच रहे हैं। तो प्रोडक्ट है पहले लेकिन देखो पॉइंट तो यही था ना कि उन्होंने अपनी अथॉरिटी बनाई, अथॉरिटी बनाने के बाद प्रोडक्ट के अंदर डाइवर्सिफिकेशन। अंजुम सोहेल ने एक पोस्ट लिखी हुई है, लोग बहुत जल्दी डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। तो जब जो अर्ली डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि अच्छा यार ये इसमें जा रहा था, मेरे पास थोड़े से 4 पैसे बचे, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, उसमें डाले, वहाँ से थोड़े से पैसे बने उस तीसरे में डाल देता हूँ, तीसरे के अंदर डाले, पता चला पहले की भी रुलेगा दूसरे की भी रुलेगा। पैसिव इनकम इज अ स्कैम। हाँ, पैसिव इनकम सब, अनलेस कि आपकी एक्टिव इनकम सॉर्ट ना। आप एक्टिव इनकम सीधी होती नहीं, आप कहते पैसे बनानी है मैंने पहले, तो एक्टिव तो पहले सीधी करें फिर हम पैसिव पे जाएंगे ना। तो एक्टिव इनकम आप सॉर्ट करें, देन गो टूवर्ड्स कि मैंने पैसिव इनकम कैसे बनानी है। और जो बंदा आपको, मैं तो ये बोलता हूँ कि जो बंदा आपको एडवाइस देता है ना कि यार आपका सॉरी नाम है बोलिए, मैं आऊँ आपके पास, मैं आपका दोस्त हूँ, मैंने यार उमैर मुझे एक बिजनेस मॉडल मिला है, तुझे कुछ नहीं करना, आगे बात ही नहीं सुनना उसकी। सर ट्रेडिंग कौन सा ऐसा बिजनेस होता है मुझे कुछ नहीं करना? नहीं, मुझे ही तो करना है। को फाउंडर आपने शार्क टैंक देखा, वो मेजॉरिटी क्या बात करते हैं कि हम इन्वेस्ट किसके ऊपर कर रहे हैं? बंदे पे। तो बंदे ने बनाना है बिजनेस, और जो बंदा लगे तुझे कुछ नहीं करना, भाग जा वहाँ से, बात ही नहीं सुननी आगे की। तो ट्रेडिंग का क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, ट्रेडिंग अलग चीज़ है। ट्रेडिंग तो मैं तो कह रहा हूँ जो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं कहते हैं हम बिजनेस कर रहे हैं, कहते हैं आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। बिजनेस नहीं है, बिजनेस इज ब्रांड बनाते हैं अगर आप, देन यू क्रिएटेड अ बिजनेस, देन यू स्टार्टेड अ बिजनेस। फिर आप कह सकते हैं कि आई एम अ ब्रांड ओनर। ठीक है, मैं अपनी टीम से भी खफा होता हूँ। कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड होता है ना, कहते हैं यार ये ब्रांड का काम नहीं होना, नहीं, ब्रांड बनाने के लिए हम हमारे पास आए, ब्रांड नहीं है, ब्रांड बनाना है। अगर तुमने पहले दिन से उसका ब्रांड बोलना शुरू कर दिया तो तुम्हें समझ में आएगा ये ब्रांड है, उसका काम करना नहीं, उसको ब्रांड बनाना है। असल लफ्ज़ों की चॉइस, वो ब्रांड इतना लफ्ज़ चढ़ गया है ना, कोई स्टोर लॉन्च होता है ना, हमने एक छोटा सा ब्रांड लॉन्च किया। हाँ। ब्रांड कैसे बनेगा? वो असल में डेफिनेशन से ही प्रॉब्लम है लोगों को। ना आपने लोगों के ब्रांड बनने वाली हरकत की है, ना आपकी कोई रिकॉल लेफ्ट है, ना आपने कोई यूनिकनेस स्टैंड आउट पॉइंट की है, ना आपका कोई फीडबैक है। मतलब ब्रांड तो अगर एग्जांपल लेमैन एग्जांपल दें तो रेड नजर आएगा तो सबसे पहले कौन सा कलर ना याद आता है? कोक आता है। कोक आता है। अब क्यों? क्योंकि हम सब ड्रिंक्स पीते हैं बहुत ज़्यादा। रेड से जैज़ भी याद आता है, KFC याद आता है, लेकिन हमारे 3 में से 2 फिर फूड है। क्यों? क्योंकि हम सबको पसंद है। आप बालों की वेव देख लो तो आपको सबसे पहले याद आ जाएगा कि भाई ये सनसिल्क है। कहीं आप डैंड्रफ के निशान देख लो तो आपको पता चल जाएगा ये हेड एंड शोल्डर्स है। तो कुछ चीज़ों के ऊपर कहना पड़ता ही नहीं। तो जब आप इस चीज़ पे पहुंच जाते तब आप ब्रांड बनते हो। आपने जूता पहना हुआ 3 स्ट्राइप्स हैं, एडिडास है, नाइकी है, अब वो रेप्लिका दे दे, वो दे दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है कि भाई आप ब्रांड डे वन से आप बोल दो, और आपका कस्टमर आपको पॉजिटिवली ना देख रहा। पॉजिटिव नेगेटिव हर ब्रांड का पार्ट होता है, मतलब हर स्टोर का पार्ट है। एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, मेरे पास रिएक्ट कर गई, किंजा के पास रिएक्ट नहीं करती, आपके पास भी रिएक्ट नहीं करती, तो वो प्रोडक्ट मेरे लिए नहीं है।
लोग कहते हैं प्रोडक्ट गलत है, आपकी स्किन टाइप नहीं बताती आपको, हमारा प्रॉब्लम ये है। फिर अगर वो कस्टमर सपोर्ट की बात करें तो ब्रांड के अंदर ना एक अच्छी कस्टमर फील होती है, वो कस्टमर सेंट्रिक होकर बात कर रहा होता है। तो तमाम फंडामेंटल जब हम पूरे कर लेंगे तो फिर ब्रांड बनना शुरू हो जाएगा। तो लोगों को ना कम्युनिकेट करने का पता है, लोग कहते हैं अच्छा आज ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में चले जाते हैं, कल वो ट्रेंड चल रहा है, कल उस ट्रेंड में चले जाते हैं, तो अपनी यूनिकनेस और स्टैंड आउट छोड़ देते हैं। हाँ, कितना वक्त है? बट गुड, 5 मिनट तो एंड conclude कर देता हूँ। प्लीज। तो खैर हमारी ब्रांड की भी डिस्कशन हो गई। इट्स अ वेरी हेल्दी टॉपिक टू हैव अ वर्ड। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस फर्दर, No. तो एक सवाल ये प्लीज़ आप लास्ट सवाल। आपको इसी विजडम के साथ जो इस वक्त आपके पास है, स्क्रैच से शुरू करना पड़े तो आप क्या शुरू करेंगे? ये बहुत कॉमन सवाल है। मालिक अगर आपसे सब ताकत ले ली जाए, सब कुछ ले लिया जाए और कनेक्शंस भी ले लिए जाए, लेकिन नॉलेज छोड़ दी जाए तो क्या करेंगे? आपके पास कोई नेटवर्क नहीं तो हो, और मुश्किल कर दिया है सवाल। गली तंग करनी चाहिए। मैं इतना क्लियर हो चुका हूँ कि इंसान को वही करना चाहिए जो उसका पैशन होता है। मैं इस पर बिल्कुल 100% अलाइन। हेलो, हाउ टू फाइंड पैशन? खुद मिलता है, पैशन ढूंढना नहीं पड़ता, ये मसला है। बस आपको ढूंढने निकलना है, पैशन खुद मिल जाएगा। जब आप पैशन को ढूंढने नहीं, जब बस आपने निकलना है इस नियत से कि मैंने पैशन ढूंढना है, खुद आएगा पैशन आपके पास। आपको सिर्फ टेस्ट करना है कि इसमें मेरा पैशन है, इसमें मेरा पैशन है, इसमें वो अंदर से बता देगा आपको खुद कि ये पैशन था। मैंने 7 साल अपने अब्बा के साथ काम किया ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का। मैं अच्छे पैसे बनाता था जिस वक्त में मैं काम करता था, जितनी मेरी एज थी उस हिसाब से। अंदर से नहीं आता था ये काम मैंने करना। मैं आगे निकला ई-कॉमर्स, मैंने बहुत सारे, मैंने पता नहीं क्या, मैंने फ्रेंच फ्राइज का ठेला लगाया है, मैंने वॉशरूम साफ़ किए हैं सिटी बैंक के, मैंने सिल्क बैंक में सेल्स की नौकरी की है, फैसल बैंक में सेल्स की नौकरी की है, डोर टू डोर सेल्स के आगे बहुत कुछ किया मैंने। तो वो नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं किस लिए बनाऊँ। जब मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया, मुझे ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए, पहली दफ़ा ये है जो काम मैंने करना है। लेकिन जब मैं इसको डीप डाइव किया तो उसके बाद मुझे, जब मैं मार्केटिंग में आया हूँ, तब मुझे हिट मिली। दिस इज़ समथिंग जो मैंने सीखनी है, एंड इन ब्रॉडर वे ई-कॉमर्स सीखना है। लेकिन अगर मुझसे कोई स्पेसिफिकली कोई पूछा जाएगा, मैं बोलूँगा आई एम अ मार्केटर। मैं मार्केटिंग सीखना चाहता था, मैं मार्केटिंग उसी को मैंने फोकस कर रखे मामला किया। तो अगर मुझसे सब कुछ छीन लिया जाएगा तो मैं सबसे पहले तो अपना पैशन ढूंढने निकलूँगा। जिस दिन मुझे मेरा पैशन मिल जाएगा, मेरे वो 7 साल जो मैंने पिछली ज़िंदगी में बताया कि मेरे 7 साल सेव हो जाएंगे। और अगर पैशन मिल जाए तो आज की दुनिया में जो ट्रेंडिंग पे चल रही है, ट्रेंड्स पे लोग चलते हैं, तो और चलती भी दुनिया में वही चीज़ है जो ट्रेंड पे हो, तो आप अपने पैशन को कैसे ऑथेंटिफाई करेंगे, यानी दुनिया में कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई मेरा ये पैशन है, मुझे इस पे काम करना है, उसका वॉइस कैसे क्रिएट करें उसको? पैशन दुनिया को बताने की ज़रूरत ही नहीं होती। आप अपने पैशन को कैसे प्रेजेंट कैसे करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जब आपको जिस दिन पैशन मिल जाएगा ना, आपको प्रेजेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लोग खुद आपकी नज़रों में आपका पैशन देखना शुरू कर देंगे। वो दिख जाएगा खुद कि ये पैशनेट है ये काम करने का, पर इसका पैशन ही नहीं होगा ना उस काम को करते हुए, उसको मज़ा आ रहा होगा। मतलब मेरा अब्बा बड़ा सख्त आदमी है, ठीक है, वो रिजिड थे जब मैं काम शुरू कर रहा था। लेकिन जब उन्होंने जो छोड़ा है ना मुझे, क्योंकि अभी हमारी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है सिनेमैटिक्स की टीम, जिसने हमें ये पूरा सेटअप वेटअप लगाया हुआ है, सिनेमैटिक्स टीम सारी उसकी प्रोडक्शन है। तो उसने हमें हमारी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें मेरे अब्बा कुछ लफ्ज़ हैं, वो अभी आएगी इंशाल्लाह बहुत अनकरीब। उसमें मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि अब्बा ने जो मुझे छोड़ा ना कि चलो यार तो अपना कर ले, तो अब्बा बताते हैं मैंने इसकी देखा था, इसकी ज़िद देखी कि यार ये यही करना चाहता है। उनको दिखा पैशन, क्योंकि अब्बा से लड़ना किसी घर के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने बोला नहीं ये करना, क्योंकि मेरा पैशन ने बोला था ये करूँगा मैं, यही है ये करना है मैंने, तो लड़ गया अब्बा से इस हवाले से। तो जब आपको पैशन मिल जाएगा ना, तो आपकी आंखों में पैशन खुद दिखना शुरू हो जाएगा और आप उस पैशन को सामने रखते हुए इतनी डिटेल में घुसेंगे उस चीज़ को लेके कि खुद ब खुद स्टैंड आउट होना शुरू हो जाएगा। वर्ड से इसके मैं किसी दूसरे को देखूंगा, अच्छा ट्रेंड के चाहिए चल जाए, चलो मैं कर लेता हूँ, 99% you'll fail. कंक्लूड करते हैं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस, कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से?
अच्छा जी, सो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1 घंटा हो गया बातचीत करते हुए, बहुत हेल्दी गुफ्तगू हुई। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए, आप लोगों ने अपने सवाल रखे, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा थोड़ा सा वो बता दें, और हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे अगली बैठक के अंदर कुछ नए लोगों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। इफ़ यू गाइस फील लाइक कि कोई और क्वेश्चंस होने चाहिए अगली बैठक के अंदर, जिससे हम स्टार्ट कर सकें, उसका टॉपिक बना सकें उसके अंदर, और देन फिर हम अपने गेस्ट के सवाल ले सकें, तो ज़रूर हमें कॉमेंट्स के अंदर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी इस फीडबैक के साथ। मैं तो ये बोलूँगा कि एज आ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बहुत अच्छा लगा कि एक ऐसे बंदे से जिनका ऐसे उसी फील्ड में एक्सपीरियंस है, जिसमें मेरा जो है वो ये कह लें कि पैशन है और काफ़ी शौक़ है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था, काफ़ी लाइफ लेसन्स भी मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा उसामा भाई आपसे मिलके, क्योंकि ऑथेंटिसिटी जो है ना वो हमारे मुल्क में बहुत कम मिल रही है, और वो मुझे आपके अंदर देखने को मिली है। और जो यंगस्टर्स का माइंडसेट है ना वो कहीं और ले जा रहे हैं हमें, मतलब किसी और जगह पे जा रहे हैं हम, और जो रियलिटी है वो कुछ और है। और थैंक यू इस पे आपका काम करने का, जो आपकी जो क्लैरिटी है ये बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इतनी दूर से आए, ट्रैवल किया और मौका दिया। आप लोगों से मैंने बहुत कुछ चीज़ सीखी, एक दूसरे इंसान सीखता रहता है। तो जहाँ भी आपको लगता है कि मेरे कंटेंट के थ्रू, सब कुछ थ्रू, अगर आप मेरे कोई फीडबैक इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं, आई एम वेरी ओपन। और थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग बैक। थैंक यू सो मच गाइस।